हरिओम डिवाइन मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो मित्रों, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन सारी बातों पे जो हमारे दैनिक जीवन में हम कुछ ना कुछ परेशानियों में फंसे रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं दवाइयां खा रहे हैं लेकिन उन्हें फायदा नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोग हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो अपने काम में सफलता नहीं पा रहे हैं। बहुत है कि हम मकान खरीदना चाह रहे हैं लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन वो बीमार ही रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जिनके घर में सुख शांति नहीं रहती। वो सोचते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी सुख शांति घर में नहीं आ पा रही। तो आखिर इन सारी चीजों का कारण क्या है, तो उस बारे में बात करेंगे और उन कारणों का निवारण क्या है ये भी जानेंगे। क्योंकि इन सारे कारणों का जो निवारण है वो बहुत कुछ बहुत हद तक हमारे ही हाथ में है। तो हम खुद इन सारी चीजों का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अधिकतर जब ऐसी चीजें घटती है तो हम क्या सोचते हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हे भगवान ये आपने क्या किया। तो हम भगवान को ही दोष देते रहते हैं। लेकिन अगर आप सही मायने में देखेंगे तो इन सब का जो कारण है ना, वो हमारे खुद का बनाया हुआ है। कुछ हमारी मजबूरी में है और कुछ हमारी अज्ञानता में है। तो अब हम देखते हैं कि इन सारी चीजों का जो हम किसी भी तरह से परेशान है, चाहे शरीर से, चाहे पैसे से, चाहे परिवार से, चाहे नौकरी से, चाहे किसी भी तरीके से, तो इन सबके पीछे सिर्फ एक कारण और उस एक कारण के कुछ कुछ परसेंटेज है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी परेशानी है, तो उसका जो भी एक कारण है, उस कारण में आप देखेंगे 60% जो है वो है आपकी स्वर की अज्ञानता। आपको स्वर के बारे में ज्ञान नहीं है, उस वजह से 60% प्रॉब्लम आपकी रहती हैं। आपकी जो समस्या है उसकी जो कारण है वो 60% तो हो जाता है आपका स्वर की अज्ञानता के कारण। स्वर की अज्ञानता का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारी जो नाक है, इसमें दो नासा छिद्र हैं, दो नॉस्ट्रिल हैं। तो आप एक तरफ से सांस लेते हैं लगभग 1 घंटा, और फिर उसके बाद दूसरी तरफ से सांस लेते हैं लगभग 1 घंटा, और फिर उसके बाद दोनों तरफ से भी जब उनका ओवरलैप होता है तो दोनों नासा छिद्रों से भी हम श्वास लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में नहीं पता है। तो इसका पूरा विज्ञान है, ये अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया 60% जो हमें स्वर का ज्ञान नहीं होता वो। उसके बाद आता है लगभग 10% कि जो हमारे घर की ऊर्जा है या हमारे जो कार्य क्षेत्र की ऊर्जा है वो बहुत निगेटिव होती है। तो उसको पॉजिटिव में चेंज करके हम उस 10% से का भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर आती है 30% आती है हमारा जो प्रारब्ध होता है, जो हमारे पुराने जन्मों के संचित कर्म होते हैं। तो उनमें से जो हम अपना प्रारब्ध कर्म लेके इस जन्म में आए हैं, तो उस प्रारब्ध कर्म की वजह से हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं और प्रारब्ध कर्मों की वजह से जो हमें भुगतना पड़ता है, तो उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो देखिए, उसको खत्म तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जो कर्म करके आए, जो बीज बोए हैं हमने कुछ जन्मों पहले, तो उनको हमें काटना तो पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से और अच्छे विचारों से ईश्वर के मार्ग पे चल के उस उनका जो इफेक्ट है, जो उनका प्रभाव है, उसको हम थोड़ा सा कम जरूर कर सकते हैं। तो मान लीजिए 30% आप अपना प्रारब्ध रिजल्ट लेके आए हैं, तो हम उसको अपने अच्छे विचारों से, सदव्यवहार से और अच्छी सोच से उसको हम कुछ कम कर सकते हैं। मान लीजिए 20% तक या 15% तक हम उसे ला सकते हैं। तो प्रारब्ध का प्रभाव कम किया जा सकता है, खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। अब हम आते हैं 10%, जो आपके घर की ऊर्जा है, जो आपके कार्य क्षेत्र की ऊर्जा है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा हो, घर में, बहुत सारे घरों में देखा है कि मेन गेट पे ही भगवान की फोटो या मूर्ति लगी और वहीं पे जूते चप्पल भी नीचे सारे लोग उतार रहे हैं, जा रहे हैं। तो इस तरीके से, या मंदिर में आप देखेंगे बड़ी धूल है, मूर्तियां रखी हैं महीनों से, वो धूल है, उसको साफ नहीं किया है। या कहीं पे आप किस दिशा में बैठ के पूजा कर रहे हैं, किचन का पानी कहाँ पे है, क्या है, तो जो घर की सारी ऊर्जा है तो वो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव कर सकते हैं। ये भी आपके हाथ में है। ये तो पूरा 10% आप चेंज कर सकते हैं। तो घर का जो भी इस तरीके का है, 10%, बेशक 10% हो, लेकिन बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, कहते हैं ना। तो वैसे हम थोड़ी थोड़ी चीजों पे, सब जो हमारे 3 कारण हैं, इन तीनों कारणों का थोड़ा थोड़ा भी सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारी समस्याएं बहुत हद तक खत्म होने लगेंगी। तो अगर हम प्रारब्ध कर्म को अपने सोच से आधा कर सकते हैं, हमारा जो घर का ऊर्जा क्षेत्र है उसको हम बदल सकते हैं, वो तो हम पूरा बदल सकते हैं। अब मेन पॉइंट आता है जो 60% हमारा है, स्वर की जो अज्ञानता है उसका। क्योंकि ये 60% बहुत ज्यादा, और ये पूरा का पूरा आप चेंज कर सकते हो। ये कितनी अच्छी बात, आप ये समझिए कि हमारे पास कितनी बड़ा विज्ञान है शिव जी ने जो दिया है, कि जिसकी वजह से हम अपनी समस्याओं का 60% तो हम टोटल सोल्यूशन यहीं पे निकाल लेते हैं, इसी जगह चीज से, और बाकी भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि स्वर की अज्ञानता का मतलब क्या होता है।
स्वर की अज्ञानता का मतलब है कि जो हमारे शरीर की गति है या हमारे जो श्वासों की गति है कहना चाहिए, उसके हिसाब से हम जो भी दैनिक कार्य होते हैं उनको करना। तो ये एक पूरा विज्ञान है जिसे शिव सूर्योदय विज्ञान कहते हैं। तो इसमें एक कहानी भी आती है कि माता पार्वती और शिव जी एक बार भ्रमण कर रहे थे। तो माता पार्वती ने देखा कि जो बहुत अच्छे लोग हैं वो बहुत कष्ट भोग रहे हैं और जो बुरे लोग हैं वो बहुत सुख भोग रहे हैं। तो उन्होंने शिव जी से पूछा कि प्रभु ये सब माया क्या है, ये सब क्यों है? तो शिव जी ने कहा कि ये जो पूरी सृष्टि है ये 5 तत्वों से बनी हुई है। तो यही सारे पांचों तत्व जो हैं हमारे शरीर में, हमारा शरीर उन 5 तत्वों से बना है। यहाँ तक कि जो हमारी श्वास है वो भी इन 5 तत्वों से बनी है। और जो हमारी श्वास है उसका जो निर्धारण करता है या वो डिपेंड होती है, वो होती है सूर्य और चंद्रमा नक्षत्र पे। तो ये जो 2 नक्षत्र हैं ये हमारी श्वास का निर्धारण करते हैं। और अगर हम उस श्वास के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से, उसके अनुसार काम करते हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल अलग एक रिजल्ट लेके आता है। तो माता पार्वती ने पूछा कि फिर ऐसा कोई भी ऐसा योग या कोई भी ऐसा है जो हमें पूर्ण बनाए, मतलब पूर्णता का योग क्या है या पूर्णता का विज्ञान क्या है? तो शिव जी ने बोला कि जैसे ये पूरी सृष्टि है, ये सृष्टि सबके लिए समान है। जितने भी जीव हैं, हम हैं, पशु पक्षी हैं, जिसके लिए भी सृष्टि अपना कार्य अपने हिसाब से ही कर रही है। लेकिन वो उसका जो व्यवहार होता है हमारे लिए वो सबके लिए अलग अलग हो जाता है, क्योंकि वो जो व्यवहार है वो डिपेंड करता है हमारी इच्छा शक्ति है, जो हमारी कार्य शक्ति है या जो हमारी ज्ञान शक्ति है उसके हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए सूरज है, तो सूर्य तो अपनी रोशनी सबको ही दे रहा है। अब आपकी मर्जी, आपको गर्मी लग रही है या आप उस सूर्य का विज्ञान लेके स्वामी विशुद्धानंद जैसा कुछ उच्च कोटि का काम भी कर सकते हैं, मतलब विज्ञान पूरा बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि सृष्टि का बिहेव हमारे लिए हमारी सोच के हिसाब से होता है। तो शिव जी ने कहा कि अगर आप अपने श्वास के हिसाब से अपने दैनिक कार्य को करेंगे तो आपकी समस्याओं का आधे से ज्यादा सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। मतलब आपकी जो भी बुरा समय है वो आप अपना अच्छा समय में खुद बदल पाओगे। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि जिस तरह से हमारे श्वास है, तो जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल है ये 1 घंटा काम करता है लगभग, मतलब 50 मिनट से 80 मिनट के बीच की टाइमिंग होती है। लेकिन हर एक में अलग अलग भी होती है, किसी में 50 मिनट, किसी में 60 मिनट, किसी में 70 मिनट। तो अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों में इसका समय बदलता रहता है। तो अगर हम आप ध्यान देंगे तो एक तरफ से सांस चलेगी लगभग 1 घंटा, मान लीजिए 1 घंटा, फिर ये बदल जाएगी, फिर 1 घंटा राइट साइड से, फिर बदल के 1 घंटा लेफ्ट साइड से। तो इस तरीके से 24 घंटे में 12 घंटा लेफ्ट नॉस्ट्रिल काम करता है और 12 घंटा राइट नॉस्ट्रिल काम करता है। तो और जब स्विच ओवर होता है, मतलब लेफ्ट से राइट आता है, तो जब वो क्रॉस करती है एक दूसरे को, यानी कि जब वो इड़ा से पिंगला और पिंगला से इड़ा में आती है, तो जो है हमारी बीच की नाड़ी चलने लगती है। अब हम पहले इसको समझते हैं, फिर आपको ये बात समझ में आएगी। तो जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल है इसे बायां स्वर कहते हैं। जब यहां से सांस चलती है तो कहते हैं बायां स्वर चल रहा है, यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है वो एक्टिवेट है। जब हम राइट साइड से हमारी सांस चल रही होती है तो हम कहेंगे कि हमारा दायां स्वर चल रहा है, यानी कि राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है। तो जो हमारा लेफ्ट साइड है वो चंद्र नाड़ी कहलाता है और जो राइट साइड है वो हमारा सूर्य नाड़ी कहलाता है। और ये में जो नाड़ी काम करती है वो है इड़ा, और इधर जो नाड़ी काम करती है वो है पिंगला। तो इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे नाम हो गए, बायां स्वर, दायां स्वर, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। तो इस तरीके से इनके अलग अलग नाम से एक ही चीज के अलग अलग पर्यायवाची रूप में शब्द आते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सब एक ही तरफ के हो गए। अब जब ये क्रॉस करते हैं तब हमारे दोनों नॉस्ट्रिल्स चलने लगते हैं, मतलब सांस जो है वो दोनों नाक से आने लग जाती है, यानी कि आपको फील होगा कि आप दोनों नासा छिद्रों से सांस ले रहे हैं। तो इसे कहेंगे सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है। तो ये तो हुआ कि श्वास ऐसे चलती है। अब इसका पूरा विज्ञान क्या है, ये कैसे काम करता है, ये सब कुछ हम अभी जानेंगे। तो आप देखेंगे कि कुछ काम जो है वो तब करने चाहिए जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो, कुछ काम आपको तब करना चाहिए जब आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो। तो कौन सा काम कब करना चाहिए वो सब कुछ, क्योंकि इसका बहुत डिटेल है। पहले तो यही है कि आपको कैसे पता चले कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है, फिर दूसरा ये है कि आपको कैसे पता चले कि कौन सी नॉस्ट्रिल में क्या काम करना है। तो इस और भी बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, वो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारा नाभि एरिया है, नाभि क्षेत्र है, वहां से लगभग 76,000 नाड़ियां निकलती हैं।
और उन 76,000 नाड़ियों में 10 नाड़ियां जो हैं वो मुख्य कही जाती हैं, जो हमारे जो ये द्वार हैं जिन्हें हम शरीर के द्वार बोलते हैं वहां पे पहुंचती हैं। तो उन 10 नाड़ियों के नाम क्या क्या हैं या वो कहाँ कहाँ पे पहुंचती हैं? तो उन 10 में हम अगर नीचे से शुरू करते हैं तो जो हमारे गुदा द्वार पे होती है वो होती है शंखनी। तो जो गुदा द्वार की नाड़ी होती है उसका नाम है शंखनी, और जो जननांगों पे होती है वो होती है कुहू। तो शंखनी और कुहू ये नीचे होती हैं। उसके बाद हम आते हैं मुख पे, क्योंकि जो हमारे ओपन एरिया है, नीचे 2 द्वार के बाद फिर सारे द्वार ऊपर आ जाते हैं। तो मुख में जो नाड़ी आती है, नाभि एरिया से जो मुख तक जो नाड़ी पहुंचती है उसका नाम है अलम्बाशु। अलम्बाशु के बाद यहाँ नाक में तो आपको पता ही है एड़ा, पिंगला, और बीच के मध्य में पूरी चल रही है सुषुम्ना। आंख पे आते हैं तो यहाँ पे है गांधारी नाड़ी, और यहाँ पर है आपकी हस्तजिह्वा। तो ये 2 नाड़ियां आंखों में काम करती हैं। कानों की बात करें तो लेफ्ट में है यशस्विनी, और यहाँ पर है पूषा। तो ये जो 10 नाड़ियां हैं ये हमारी जो शरीर है उसमें मुख्य कार्य करती हैं। इसी तरीके से 10 प्राण हमारे शरीर में मुख्य कार्य करते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप इस विज्ञान को डिटेल में जानेंगे तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाड़ियां कौन कौन सी कहाँ पे हैं, मेन जो है। वैसे तो बहुत सारी, उनका तो याद ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो 10 मेन है वो, और इसके बाद 10 प्राण जो मेन है वो कहाँ पे हैं और उनका काम क्या है, शॉर्ट में ये जानेंगे। उसके बाद फिर हम इसका पूरा साइंस क्या है वो समझेंगे। तो 10 प्राण, तो 5 तो कॉमन प्राण है, सबको ही मालूम होते हैं। सबसे ऊपर गले से जो ऊपर है वो हो गया उदान। गले के नीचे यानी कि चेस्ट एरिया में जो रहता है वो प्राण वायु होती है। प्राण से नीचे जो हमारे मणिपूरक चक्र यानी कि पेट वाले स्थान पे जहाँ पे होते हैं वहां पे समान वायु होती है। उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अपान वायु होती है, और पूरे बॉडी में जो चलती रहती है वो होती है व्यान वायु। तो ये 5 तो वायु हो गई, ये 5 प्राण हो गए। इसके बाद 5 उप प्राण होते हैं। जब इन 5 प्राणों में कोई भी अवरोध, कोई भी बाधा आती है तो जो उप प्राण है वो सहायता करते हैं। तो वो 5 उप प्राण कौन से होते हैं? नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। नाग का काम क्या है? जो हमें हिचकियां आती हैं, जो ऐसे करके हिचकी आती है, तो वो नाग प्राण की वजह से आती है। दूसरा है कूर्म, जो हमारी ये पलक झपकती है, हर एक सेकंड पे जो हम पलक झपकाते हैं, तो ये काम होता है हमारा कूर्म प्राण का। तीसरी है कृकल। कृकल का काम क्या होता है? जो भी हमें जम्हाई आती है ना, योनि ऐसे जो करते हैं ना कभी कभी, तो वो किसकी वजह से होता है? कृकल की वजह से। उसके बाद आती है हमारा देवदत्त। देवदत्त का काम होता है जो छींक आना, तो वो देवदत्त प्राण की वजह से आता है। और जो धनंजय प्राण है, ये एक ऐसा प्राण है जो मरने के बाद भी शरीर में बहुत देर तक रहता है। सबसे लास्ट तक यही प्राण, बाकी सारे प्राण निकल जाते हैं शरीर से, लास्ट में धनंजय बचता है। और उसका काम है जो शरीर का विघटन, मतलब जो आप देखते हैं ना शरीर में से बदबू आने लगती मरने के बाद, तो ये काम धनंजय का होता है। ये धनंजय जो है वो पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है बाद में, एंड तक, और सबसे लास्ट में निकलता है शरीर से। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि शरीर में हमारे 10 नाड़ियां और 10 प्राण ये हैं। अब हम बात करेंगे कि किस स्वर में कौन सा काम करना, और स्वर को पहचानना कैसे है, स्वर को बदलना कैसे है, ये सब कुछ हमें जानना है। तो देखिए मित्रों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक वीडियो में या एक लाइन में खत्म होने वाली चीज नहीं है। तो इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। एक वो पार्ट है जो लोग ऐसे हैं जिनके पास समय कम है, जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते सारी चीजें, तो उनके लिए बेसिक की बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट रोज ये छोटा छोटा याद कर लो, एक बार याद कर लो, एक बार समझ लो, और उसको आप डेली रूटीन में फॉलो करो। तो आप 60% रिजल्ट तो नहीं पाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन हाँ 30% 35% पॉजिटिव रिजल्ट आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे, थोड़ा सा सेकंड लेवल का अगर आप स्वर योग समझेंगे, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमें कुछ दिन, और जैसे हमारा पूरा साल है तो वो 6-6 महीनों में डिवाइड होता है। 6 उत्तरायण और 6 दक्षिणायन के मंथ होते हैं। फिर उसके बाद अगर मंथ पे आ जाए तो वो 15-15 दिन में डिवाइड होता है। अमावस और पूर्णमासी के बीच के 15-15 दिन होते हैं। इनमें कौन कौन से दिन, कौन सी नाड़ी, कौन सा, तो वो थोड़ा सा डिटेल आ जाता है। तो आप थोड़ा सेकंड लेवल पे फॉलो करेंगे तो वो थोड़ा सा ये सब चीजें इंक्लूड हो जाएंगी उसमें। उसके बाद अगर आप और थर्ड लेवल का यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका ये जो मीडियम वाला वो तो रहेगा ही, लेकिन साथ में जैसे कि बताया, शिव जी ने बोला है कि आपके श्वास में भी 5 तत्व होते हैं, शरीर में भी हैं, श्वास में भी हैं। तो श्वास के जो 5 तत्व हैं, तो अभी तो हम बात कर रहे हैं कि लेफ्ट की अगर सांस चल रही तो क्या काम करने हैं, राइट की चल रही तो क्या काम करने हैं। लेकिन थर्ड लेवल पे होता है कि लेफ्ट की सांस तो चल रही है, लेकिन उस सांस में तत्व कौन सा चल रहा है, या राइट की सांस चल रही है लेकिन उस राइट की श्वास में तत्व कौन सा चल रहा है, उसके हिसाब से क्या काम करना है। तो वो थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा और अच्छे से उसको फॉलो भी करना पड़ेगा।
तो उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम भी देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा। तो उसका हम एक तीसरी वीडियो में बात करेंगे। तो वो 3 वीडियो अलग अलग मिलेंगे आपको। एक बिल्कुल लोअर, जिसको आप रेगुलर में एक बार समझने के बाद आप सुबह से लेकर शाम तक उसको फॉलो कर लेंगे, तो आप 30% तक उसका 35% रिजल्ट लेते रहेंगे। सेकंड को फॉलो करेंगे तो आप लगभग 45-50% तक का रिजल्ट आपको मिलेगा, और थर्ड वाला फॉलो करेंगे तो 60% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है रोज का, और रोज आप उसको कितना फॉलो कर पाते हैं, वो सब चीजें हैं। तो अब हम ये वीडियो में मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रो दिया है कि सूर्य योग क्या है और इससे क्या हम अपने जीवन की समस्याओं को बदल सकते हैं। तो 100% बदल सकते हैं। एटलीस्ट आप इतना समझिए कि अगर आपको 15,000 का फायदा होना है कहीं पे, तो आपको 1 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा, क्योंकि 85% आपके हाथ में है। 60% आप अपने स्वर के हिसाब से काम कीजिए, 10% आप अपने चारों तरफ की ऊर्जा को बदलिए, और 15% आप अपने प्रारब्ध को बदलिए, कम करिए। बदलिए मतलब कम करिए। तो ये सब मिला के आप देखेंगे कि 100% में से 85% आपके हाथ का है, और जो 15% है, जो प्रारब्ध आप नहीं चेंज कर सकते हैं, नहीं कम कर सकते, उतना ही भुगतना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर 1 लाख का नुकसान होना था और आपका सिर्फ 15,000 का नुकसान हुआ, तो क्या फर्क है? कुछ तो आपने कुछ मतलब थोड़ा सा गया तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा बचाया भी तो आपने। तो उसी तरह से आप इसको फॉलो कीजिएगा। और अगले वीडियो में हम बेसिक लेवल के सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि स्वर को पहचाने कैसे, फिर पहचानने के बाद हम कौन से स्वर में क्या काम करें। फिर अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जो राइट स्वर में करना चाहिए, लेकिन आपका लेफ्ट चल रहा है, तो उसको बदलें कैसे। स्वर को बदलना भी होता है ना, अगर हमें राइट चाहिए तो लेफ्ट, अगर चल रहा है तो राइट में कैसे करें, आपको लेफ्ट चाहिए तो राइट चल रहा है तो लेफ्ट में कैसे करें, तो इसको बदलना कैसे, तो ये सब भी जानेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इस बहुत अच्छे विज्ञान के साथ, जिसे कहते हैं शिव स्वरोदय विज्ञान, यानी कि शिव और माता पार्वती का जो विज्ञान है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आज सिर्फ इतना ही, ये सिर्फ एक परिचय था, आगे हम इसका पूरा डिटेल जानेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। हरिओम डिवाइन मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो मित्रों, आज का विषय जैसा कि आपको पता ही है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि स्वर को बदले कैसे, स्वर को पहचाने कैसे, और कौन से स्वर में कौन सा कार्य करें। साथ में स्वर के हिसाब से हमारी दैनिक जो दिनचर्या है वो क्या होनी चाहिए। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एक थोड़ा सा बेसिक वीडियो रहेगा। ये उन लोगों के लिए जो बहुत गहराई से स्वर को नहीं समझने का समय है या उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें, कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आप अगर ये बेसिक चीजें भी जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आप 60 में से मान के चलिए कि 30-35-40% तक की अपनी प्रॉब्लम सॉल्व। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वर को पहचाने कैसे, कैसे पता चले कि हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है, कि हमारा राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है, या हमारे दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। तो इसको पहचानना कैसे है, तो इसकी 4-5 विधियां हैं, जो जो भी आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। तो सबसे पहली और सिंपल विधि है, आप अपनी उंगली को जो ये इस तरीके से करेंगे, और जो हमारा ज्वाइंट है ना नाक का, यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और सांस को गहरी भर के और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो जब आप सांस छोड़ेंगे तो या तो आपको इस जगह पे फील हो गई सांस, या फिर इस जगह पे फील हो गई। तो जिधर भी सांस फील हो रही तो आप समझ लीजिए कि आपकी उस साइड की नॉस्ट्रिल जो है वो एक्टिवेट है। दूसरी अब बात करते हैं, अगर इस तरीके से नहीं समझ में आता तो क्या करें। तो आप इन दोनों हाथों को वी शेप में ऐसे रख के रखिए, और पहले सांस गहरी भरिए और फिर धीरे 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 छोड़िए। कैसे करना देखिए। तो जब आप सांस छोड़ेंगे तो या तो आपको यहाँ पे हवा पूरी महसूस होगी, या फिर यहाँ पे महसूस होगी। तो जिस साइड की भी आपको एयर फील हो तो आप समझिए उधर का नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है। इसके अलावा और क्या क्या टेक्निक है। आप कागज के, जैसे आप 2 पेपर ले लीजिए, टिश्यू पेपर, क्योंकि थोड़े से लाइट वेट होते हैं। तो 2 टुकड़े लेके आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, और सांस को गहरा भर के, और जब आप छोड़ेंगे तो जो पेपर ज्यादा नीचे तक आएगा तो आप समझ लीजिए उधर का एक्टिवेट है। जैसे कि करके देखते हैं एक बार। जैसे हमने इसको नाक के पास लेके गए, बिल्कुल यहां तक ले आइए, सांस भरिए, तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड का ज्यादा नीचे तक आ रहा है। तो इसको, लेकिन अभी तो मुझे दिख रहा है, लेकिन कई बार नहीं भी दिखता तो आप शीशे के सामने देख सकते हैं। कभी कभी होता है कि दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है तो ये भी थोड़ा सा नीचे आता है, ये भी, तो फिर हमें दिखाई नहीं दे पाता। तो आप शीशे के सामने देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट दिख जाएगा कि ज्यादा नीचे कौन सा आ रहा है। तो जो ज्यादा नीचे आ रहा है उसी साइड का है, क्योंकि कभी कभी दोनों नॉस्ट्रिल से भी सांस आती रहती, तो जिधर से ज्यादा आती तो हम उसी को एक्टिवेट मानते हैं।
तो ये 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका और क्या हो सकता है जिससे हम पहचान सके, तो आप सांस को गहरा भरिए और छोड़िए धीरे धीरे, तो आपको अपने आप ही महसूस होने लगा कि किस साइड से एयर का प्रेशर ज्यादा आ रहा है। लेकिन जो लोग प्राणायाम करते हैं या नाड़ी शोधन क्रिया ये सब कुछ करते हैं, वो इस चीज को बिना किसी हाथ, उंगली, कागज कुछ भी यूज किए बिना ही वो समझ लेते कि हमारी कौन सी नॉस्ट्रिल जो है वो एक्टिवेट है, क्योंकि उनको वो प्राणों के साथ वो अभ्यास हो जाता है, उस तरीके की फीलिंग्स आ जाती है। तो वो ऐसे बैठे बैठे ही थोड़ा सा आंख बंद करेंगे, गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, तो अंदाजा लग जाता है कि लेफ्ट से ज्यादा आ रहा है या राइट से ज्यादा आ रहा है। तो हो गया कि हम सांसों को पहचाने कैसे। अब हम बात करेंगे कि कौन सी सांस में हमें कौन से स्वर में हमें कौन सा कार्य करना है। जब हमारी बायां स्वर चल रहा हो तब कौन सा करना है, जब दायां स्वर चल रहा हो तब कौन सा करना है, और अगर दोनों चल रहे हैं यानी कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही तब कौन कौन से कार्य करने हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कौन से स्वर का जो क्या कहना चाहिए संस्थान है या डिपार्टमेंट है वो क्या है। तो जो हमारी बायां स्वर है, बाई जो हमारी इड़ा नाड़ी है या जिसे हम चंद्र स्वर भी कहते हैं, तो इसका जो संस्थान है वो है मन या चित्त। और जो हमारी सूर्य नाड़ी है उसका संस्थान है हमारी जो जीवन शक्ति होती है जिसे हम प्राण कह सकते हैं वो। और जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है यानी कि दोनों नॉस्ट्रिल अगर एक्टिवेट है तो उस समय क्या होता है, जो हमारी आत्मा का हमें कहना चाहिए जो साक्षी भाव है, जो हमारा आत्मा का जो एक साक्षी भाव होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है उस समय। तो इस तरीके से अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है तो यानी कि उस समय आपकी प्राण थोड़े से कमजोर है, लेकिन आपकी मन और चित्त जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। अगर राइट चल रहा है तो इसका मतलब आपकी जीवनी शक्ति या प्राण ज्यादा स्ट्रांग है, और इस समय आपका मन या चित्त की अवस्था है जो वो कम है। तो इस तरीके से हम अंदाजा लगा लेते हैं स्वर के हिसाब से। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमारा चंद्र स्वर चल रहा हो तो हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। अगर आपको कोई व्हीकल खरीदना हो, मोबाइल खरीदना हो, कोई घर खरीदना हो, तो इस तरीके की कोई भी चीज आपको अगर परचेज करनी हो तो आप चंद्र नाड़ी में ही घर से निकले और चंद्र नाड़ी में ही वहां पहुंचकर चीजों को खरीदें। और इसके जो स्वर में आपके जो दिन है, मतलब बायां स्वर के लिए जो शुभ दिन माने जाते हैं वो सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार माने गए हैं। और चंद्र स्वर में आप कोई पूजा करेंगे, गुरु से मिलेंगे, तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर खेतों में बीज बोने का जो कार्य होता है, बीज बोए जाते हैं, तो बीज बोने का काम भी जो है वो जो चंद्र नाड़ी है उसमें सबसे शुभ माना गया है। और अगर आपको दक्षिण या पश्चिम दिशा में जाना हो तो आप चंद्र नाड़ी में ही जाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। और कोई भी विवाह की बात करनी हो, किसी को दान देना हो, अगर आपको मंदिर में जाना हो, नए वस्त्र पहनने हो, या आपको बहुत दूर की यात्रा करनी हो, आपको आभूषण खरीदने हो, या फिर पौष्टिक औषधियों का जो निर्माण होता है ऐसा कुछ करना हो, अगर बीमार हैं और आपको दवाई खानी हो, तो ये सारे कुछ कार्य जो है वो आपको चंद्र नाड़ी में ही करने चाहिए। अब बात करते हैं कि सूर्य नाड़ी में क्या क्या करना चाहिए। तो सूर्य नाड़ी में आप जो जितनी भी शारीरिक मेहनत के कार्य होते हैं वो कर सकते हैं, जैसे कहीं खुदाई करना है, कहीं कोई सामान भारी उठा के ले जाना है, इसलिए कोई भी फिजिकल जो मेहनत होती है वो सारे कार्य आप सूर्य नाड़ी में कर सकते हैं। नहाना है तो भी आप सूर्य नाड़ी में नहाइए, खाना खाना है तो भी सूर्य नाड़ी में, अगर एक्सरसाइज करनी है, आप जिम जाते हैं, एरोबिक्स करते हैं या फिर योगासन करते हैं, तो वो सारा कुछ सूर्य नाड़ी में होगा। अगर आपको स्टूल पास करना है तो वो भी आपको सूर्य नाड़ी में करना चाहिए। सोते समय आपकी जो नाड़ी है वो सूर्य ही चलनी चाहिए। और इसके जो शुभ दिन है वो है शनिवार, रविवार और मंगलवार। इसके साथ में जो भी क्रूर कार्य होते हैं ना, जैसे युद्ध लड़ना है, हथियार चलाना है, तंत्र विद्या करनी है, किसी को विष खिलाना है, किसी का मर्डर करना है, इस तरीके की चीजें जो होती हैं वो सारी कुछ सूर्य नाड़ी में होती हैं। और अगर इसकी दिशाओं की बात की जाए तो पूर्व या उत्तर दिशा में अगर आपको जाना हो तो आप सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी में जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको चोरी करना है, किसी कोई नदी को पार करना है, कोई ऑपरेशन करना है, और अगर आपको ड्राइव करना है, तो इस तरीके की सारी चीजें हैं वो आपको सूर्य नाड़ी में करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी में आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है वो आप समझिए कि ये जितने भी काम आपने अभी देखे हैं ना, ये सारे चंद्र और सूर्य में तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये कोई भी कार्य अगर आप सुषुम्ना नाड़ी के एक्टिवेशन में करेंगे, सुषुम्ना नाड़ी के एक्टिवेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा चंद्र और सूर्य दोनों स्वर चल रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से आपको लग रहा है कि सांस आ रही है, और उस टाइम में आप ये काम करेंगे तो आपके कोई भी काम सफल नहीं होंगे। इस नाड़ी में जब आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है बहुत ही कम समय के लिए होती है,
सेकंड्स या बहुत ही कम, एक आध मिनट के लिए। तो उस ड्यूरेशन में आप सिर्फ जो काम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर से संबंधित जो भी काम है, आध्यात्मिक धार्मिक जो चीजें हैं, उनमें आप उस नाड़ी में करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलती ही मिलती है। आपने देखा होगा पहले हमारे प्राचीन काल में जो साधु संत लोग हुआ करते थे, वो शाप देते थे या आशीर्वाद देते थे, तो वो तुरंत हो जाता था, खुश हो गए, जीत जाइए आपके घर पुत्र होगा, बस उनका कहना होता था। या फिर शाप दे दिया कि तुम्हारा ये नाश हो जाएगा, और वो 1 मिनट में हो भी जाता था। वो कैसे होता था, क्योंकि वो उनको अपने प्राणों पे इतना उन्होंने प्राणायाम और नाड़ी शोधन करके अपने शरीर को ऐसा बना दिया होता है कि वो जब चाहते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं कि मेरी चंद्र नाड़ी चल रही है, तो वो चंद्र में ही स्वर आने लगता है। अगर वो आंख बंद करके कंसंट्रेट करेंगे कि मेरी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, तो जो उनका सूर्य स्वर चलने लगेगा। तो उस समय पे जब उनको शाप देना है या आशीर्वाद देना है, तो वो कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि दोनों नासिकाएं बराबर चल रही हैं। उस ड्यूरेशन में वो जो भी बोलेंगे, जो भी कहेंगे, वो हो जाता था। तो ये सारा कुछ नाड़ियों पे होता है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपको ये तो हो गया कि इस नाड़ी में ये करना और इस नाड़ी में ये करना, इनके हिसाब से ये तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी तो रोज में यूज आती नहीं है, इनको बस आप लिख लीजिए कि कभी ऐसा जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन डेली रूटीन में जो मेन मेन चीज है वो क्या रखनी है यार, वो अब हम बात करते हैं कि हम जब सुबह उठते हैं तब से लेके रात तक हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आंख खुलती है सबसे पहले तो हम आंख खोल के बिस्तर से नीचे उतरते हैं। तो उस समय आपको क्या करना है कि जैसे आपकी आंख खुले तो आप चेक कीजिए कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है। अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है तो आप लेफ्ट लेग नीचे पहले रखेंगे, राइट चल रही है तो राइट लेग को नीचे रखेंगे, बिस्तर से जब नीचे जमीन पे रखते हैं तब। लेकिन जमीन पे रखने से पहले जो भी आपका स्वर चल रहा है उसी साइड से सांस को खींचेंगे, होल्ड करेंगे और उसके बाद उस पैर को नीचे रखेंगे। और उस पैर को रखते रखते जो भी आपकी विश हो, कि जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि आज मेरी मीटिंग है और मेरी मीटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपने वो विश बोलते बोलते वो पैर रखा सांस को खींच के, और उसके बाद जब दूसरा पैर उसके साथ में रखेंगे तब सांस छोड़ते छोड़ते दूसरा पैर रख देंगे। एक स्टेप हो गया। मान लीजिए आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही थी, तो आपने लेफ्ट लेग को नीचे जमीन पे रखा बिस्तर से उतरते समय, तो लेफ्ट लेग को सांस खींचेंगे, सांस अंदर भरेंगे, होल्ड करेंगे और पैर नीचे रखेंगे, और उसको रखते रखते आप अपनी विश करेंगे, और फिर सांस छोड़ते छोड़ते दूसरा पैर उसके पास जमीन पे रख देंगे। एक हो गया स्टेप। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में फिर सेम यही करेंगे, सांस भरते भरते फिर लेफ्ट पैर को आगे बढ़ाएंगे और अपना जो भी विश है, सेम विश, विश अलग अलग नहीं होनी चाहिए। फिर आपने सांस लेते लेते पैर को आगे बढ़ाया और जमीन पे रख दिया, फिर सांस छोड़ते छोड़ते दूसरा पैर बढ़ाया और जमीन पे रख दिया। इस तरीके से 2 स्टेप आपको करने हैं। अगर चंद्र नाड़ी चल रही है लेफ्ट तो आपको 2 स्टेप रखने हैं, अगर सूर्य नाड़ी चल रही है तो आपको 3 स्टेप में ही। समझ में आ गई ना बात। सुबह सो के उठना है, जो भी नाड़ी चल रही है वो पैर सांस लेते लेते उस पैर को नीचे रखना है, सांस छोड़ते छोड़ते दूसरा पैर उसके पास में रखना है। और इसी ड्यूरेशन में जब आप सांस लेते लेते रखेंगे पैर, उसी ड्यूरेशन में आपको अपनी विश भी सोच लेनी है। फिर सेम दूसरा स्टेप में भी यही करना है। और अगर पिंगला नाड़ी चल रही है तो आपको 3 स्टेप में यही करना है। तो जितनी भी सम संख्या होती है, 2, 4, 6, 8, ये हमारे चंद्र स्वर में आती है, और जितनी भी विषम संख्याएं होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारी हमारी राइट साइड में आती है। तो ये तो हो गया, जब आप उठेंगे तब आपको ये करना है। इसके बाद आप यूजुअली हम घर में सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आपको क्या चाय पीना है या फिर फ्रेश होना है, एक्सरसाइज कोई लोग करते हैं तो एक्सरसाइज करना है, ब्रेकफास्ट करना है। तो आप देखेंगे ये 2-3 काम जो सारे सूर्य नाड़ी के हैं, जैसे ब्रेकफास्ट करना यानी कि खाना, नहाना, नहाना भी सूर्य नाड़ी का हो गया, एक्सरसाइज करना वो भी सूर्य नाड़ी का हो गया, ब्रेकफास्ट करना वो भी सूर्य नाड़ी का हो गया, फ्रेश होना है सुबह उठ के तो वो भी सूर्य नाड़ी का हो गया। तो ये सारे काम लगभग सूर्य नाड़ी के हो जाते हैं। तो आप जो है केवल चाय पीना, पानी पीना, ये सब हमारा चंद्र नाड़ी का काम होता है। जो भी ड्रिंक वाला है ना, पानी वानी पीना है, तो वो सब चंद्र नाड़ी का है। तो आप सुबह उठ के, अगर आपकी चंद्र नाड़ी ही चल रही है तो आप सुबह उठ के यूरिन पास करें तो चंद्र नाड़ी में होगा, पानी पिएंगे वो चंद्र नाड़ी में होगा। उसके बाद जो सूर्य नाड़ी के काम होते हैं वो ये सारे कुछ होते हैं। तो इनका एक ऐसे ग्रुप सा बनता है ना कि हम फ्रेश होके आए, फिर उसके बाद नाश्ता, नहाया, एक्सरसाइज की, उसके बाद नाश्ता किया, तो ये सारा कुछ आपका एक ग्रुप में हो गया। तो इनको आप 2 ग्रुप में डिवाइड कर लें, तो उसी हिसाब से जैसे सुबह उठ के फ्रेश यूरिन पास किया, उसका मुंह धोने के बाद आपने चाय पी, पानी पिया, जो भी पिया, तो वो आपने चंद्र नाड़ी में कर दिया। उसके बाद फिर एक ग्रुप ये 3-4 काम का हो गया, वो आपने सूर्य नाड़ी में कर दिया। तो आप ये 2 नाड़ियों में सुबह के सारा काम कर सकते हैं।
वो डिपेंड करता है कि आपका रूटीन क्या है, वो अलग बात है। अब आता है इसके बाद आप घर से निकलते हैं, जहां भी आपको अपने काम पे जाना है, बिजनेस ऑफिस जो भी है। तो आप जब घर से निकले तो आप चेक कीजिए आपका स्वर कौन सा है। जो भी स्वर है आपका, उसी स्वर का हाथ से आप दरवाजा, जो आपका मेन गेट है बाहर निकलने के लिए, उसी हाथ से आपको दरवाजा टच करना सांस लेते हुए, और उसी साइड का पैर आपको दरवाजे से बाहर निकालना है। सो सेम जैसे आप सुबह कर रहे थे कि जो पहले पैर बाहर निकालेंगे सांस लेते हुए, और दूसरा पैर सांस छोड़ते हुए उसके पास में रखेंगे। तो बस ये ध्यान रखना, घर से निकलते समय जो भी स्वर है उसी हाथ से गेट टच करना है, मतलब खोलना है, और उसी पैर को बाहर निकालना है सांस लेते हुए, और सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर आगे रखना है। सेम अब आप पहुंच गए ऑफिस, अपने ऑफिस या जहां भी आप जा रहे हैं वहां पहुंच गए। तो जो एक दो चीजें होती है, एक तो होता है उस ऑफिस की पूरी जो पेरिफेरी होती, जो बाहर का जो दीवार होती है ना बहुत बड़े एरिया में, एक तो वो गेट हो गया जहां से आप एंट्री कर रहे हैं। फिर एक होता है आपके रूम का जो गेट होता है वो हो गया। तो जब आप बिल्डिंग में अपने एंटर करें तो भी आप ध्यान रखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा हो वही पैर का ध्यान रखें, उसी सांस लेते हुए। जब भी आप उस स्टेप को आगे बढ़ाए ना तो सांस लेते हुए बढ़ाना है, और जो स्वर नहीं चल रहा वो सांस छोड़ते हुए आगे रखना है। फिर आप अपने रूम के अंदर पहुंचे, सेम वही आप उसी हाथ से दरवाजा खोलेंगे सांस लेते हुए, और वही पैर आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आप अपनी चेयर पे बैठेंगे तो भी सेम वही, जो स्वर में चल रहा उसी स्वर में उस चेयर को पकड़ेंगे, उसी स्वर का पैर आगे बढ़ाएंगे, सांस लेते हुए बैठ जाएंगे, फिर सांस छोड़ देंगे। तो सिर्फ आप स्वर के हिसाब से काम कीजिए, जो जो भी आपके काम हो। तो ये तो हो गया मॉर्निंग का पहुंचने तक का। फिर दोपहर में आपको जब लंच करना है तो आप सूर्य स्वर में कीजिए, क्योंकि लंच खाते समय सूर्य स्वर तो होना जरूरी है। सूर्य स्वर होने से क्या होता है, देखिए जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर की जठराग्नि होती है वो जल जाती है। और जब जठराग्नि भी जल रही है और हमने अपने अंदर सूर्य को भी एक्टिवेट कर लिया है, यानी कि सूर्य नाड़ी भी चला लिया, तो हमारा जो डाइजेशन होता है वो बहुत बढ़िया हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो उस समय आप सूर्य नाड़ी एक्टिवेट रखिए अपनी। अगर चल रही है तो अच्छा है, नहीं चल रही तो आप उसको चेंज करना भी हम बताएंगे आगे। ये हो गया, लंच हो गया आपका। उसके बाद आप वापस जब आ रहे हैं तो वापस आते समय आप घर पे ही पहुंच रहे हैं, तो आप बस घर में आए तो आप ध्यान रखिए पहले पैर, सांस चल रही है आपकी वही पैर आगे रखिए, उसी उसी हाथ से दरवाजा खोलिए, उसी से अंदर आइए। रात को सोते समय फिर वही है कि अगर आपने डिनर किया फिर आपको सूर्य नाड़ी में डिनर करना है। उसके बाद जब आप सो रहे हैं तो सोते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि सूर्य नाड़ी में ही आपको सोना है पूरी रात। अगर अब सोते समय इधर उधर करवट हो जाती पता नहीं चलता, उससे नाड़ियां चेंज भी हो जाती है, लेकिन जब तक भी आपको याद रहे तो आपको सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करके ही सोना है। ये मतलब स्वस्थ रहने का बहुत बड़ा वो है, क्या बोलना चाहिए, रूल है। तो अब हम बात करेंगे कि भाई अगर हमें खाना खाना है लेकिन हमारी उस समय लेफ्ट नाड़ी चल रही है और हमें खाना है सूर्य नाड़ी में, तो हम चेंज कैसे करें उसको। तो अब हम इसको चेंज करना सीखेंगे। आपको अभी इसको समझ में आ गया कि कौन सा काम कौन सी नाड़ी में करना है। लेकिन अगर हमारी अपोजिट साइड की उस समय एक्टिवेट है तो हम उसको दूसरी साइड वाले में चेंज करने के लिए क्या करें। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, हम थोड़े थोड़े तरीके डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इससे भी पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी। कोशिश करिए कि आप अपना एक चार्ट बनाइए। जैसे आप सो के उठते हैं, 2-3 दिन आप करके देखिए कि 5 बजे उठे तो आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है, आप लिख लीजिए। फिर 1-2 घंटे बाद चेक कीजिए कितनी चल। तो आप पूरे दिन का एक कैलकुलेशन बनाइए, कितने कितने बजे कौन कौन सी नाड़ी आपकी रहती है ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से। क्योंकि जो रहती है उसी में ही अपने कामों को आप एडजस्ट करेंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा, चेंज ना करना पड़े वो ज्यादा अच्छा रहता है। जो नेचुरली जो चल रही है आपकी बॉडी ना उसके हिसाब से काम करें। जैसे मान लीजिए मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में, और मुझे 9 बजे अपने घर से निकलना है, और 8:30 बजे मेरी नाड़ी रहती है, मतलब 8:30 बजे तक मान लीजिए रहती है चंद्र नाड़ी, और 8:30 से 9, 9:30 तक मेरी रहती है सूर्य नाड़ी। तो वो ऑटोमेटिक उस टाइमिंग में रहती है। तो मैं कोशिश करूंगी कि 8:30 के बाद यानी कि 8:45 ब्रेकफास्ट करूं, ताकि मेरी ऑलरेडी नाड़ी चल रही है उससे, तो मुझे कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं चल रही है और मुझे उसी समय ही करना है वो काम, तो चेंज कीजिए। तो मतलब पहले आप नेचुरल अपना चेक कीजिए पूरा दिन का कि किस किस समय कौन कौन सी नाड़ी चलती है, और कौन कौन सा ऐसा काम है कि आप उन जगहों में एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, आप लंच करते हैं 1 बजे, 1 बजे आपकी चंद्र नाड़ी अगर आपने कैलकुलेशन करके देखा, और 2 बजे आपकी सूर्य नाड़ी ऑलमोस्ट रोज रहती है, तो आप 2 बजे लंच कर लीजिए। तो मतलब इस तरीके से आप एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए कि जो नेचुरल है उसी में मेरे कौन कौन से काम किस किस जगह पे फिट हो सकते हैं। अगर नहीं हो सकते फिर तो आपको चेंज करना ही है। तो चलिए अब सीखते हैं कि इसको चेंज कैसे करना है। चेंज करने के लिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि जो नाड़ी आपको चाहिए
मान लीजिए मैं अभी जो भी काम की बात कर रही हूँ, मुझे मेरी लेफ्ट नाड़ी अभी एक्टिवेट है और मुझे राइट वाला कुछ काम करना है, जैसे मुझे खाना खाना है और मुझे राइट नाड़ी एक्टिवेट करनी है। तो मुझे क्या करना है, जो एक्टिवेट करनी है उसी से सांस लीजिए और उसी से छोड़िए। थोड़ी देर आप करेंगे, 2 4 5 मिनट, तो आपकी राइट नाड़ी एक्टिवेट। लेफ्ट से लेना है तो राइट को बंद कर लीजिए, लेफ्ट से सांस लीजिए, लेफ्ट से ही छोड़िए, लेफ्ट से ही लीजिए, लेफ्ट से ही छोड़िए। इसके अलावा दूसरा एक और तरीका है कि जो स्वर चल रहा है उससे सांस लीजिए और जो स्वर नहीं चल रहा है उससे सांस बाहर निकालिए। मतलब मेरी लेफ्ट चल रही है, मुझे राइट चाहिए, तो मैं लेफ्ट से सांस लूंगी और राइट से बाहर निकालूंगी। इससे इसका कारण क्या होता है, जो स्वर चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्वर चल रहा है उससे आप ज्यादा अमाउंट में एयर अंदर ले जाएंगे। तो जब ज्यादा अमाउंट में अंदर ले जाएंगे फिर आप उसे बंद भी कर रहे हैं और फिर आप बंद वाली जगह से निकाल रहे हैं, तो निकालते समय बंद वाला जो एरिया उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो जैसे मैंने लेफ्ट से सांस लिया, बंद कर लिया, राइट से बाहर, फिर लेफ्ट से लिया, बंद कर लिया, राइट से बाहर। तो मतलब जो जो नॉस्ट्रिल आप खोलना चाहते हैं, जो स्वर आप चलाना चाहते हैं, उससे एयर को बाहर निकालिए और दूसरी साइड से लीजिए। जो चल रहा है उससे लीजिए और जो चलाना है उससे बाहर निकालिए। ये दो हो गए। तीसरा, आपको जो स्वर चलाना हो आप उसके अपोजिट करवट में लेट जाइए। जैसे अगर मुझे राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट करना है तो मैं लेफ्ट करवट लेट जाऊंगी और राइट जो शोल्डर है इसको ऊपर रखूंगी, ऐसे लेट जाऊंगी करवट लेके। तो जो शोल्डर ऊपर होगा वही नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाएगी। अगर मुझे लेफ्ट चलाना तो मैं राइट करवट लेट जाऊंगी, लेफ्ट जो शोल्डर है वो ऊपर रहेगा, तो फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाएगी। मतलब जो दबेगा तो उस जगह को वो बंद कर देगा, ऐसे समझ लीजिए। तो अगर हम ऐसे लेटेंगे तो ये कंधा दबेगा ना, तो ये इस साइड के नॉस्ट्रिल को बंद कर देगा दबने से, जो ओपन रहेगा वो चलने लग जाएगी। 3 तरीके हो गए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कोई भी जैसे गिलास हो गया या कोई ऐसी चीज होगी उसको आप अपनी आर्म पिट में रखिए, कुछ नहीं तो आप मुट्ठी को ही दबा के ऐसे रख के उसको टाइटली दबा के थोड़ा सा टिल्ट हो जाइए ऐसे इस साइड में। तो जब ये मुट्ठी का प्रेशर यहाँ पे आर्म पिट में आता है और थोड़ा सा साइड में हो जाता है, ये कंधा भी थोड़ा ऊपर हो जाता है, तो फिर आपकी ये वाली नॉस्ट्रिल एक्टिवेट करेगी। ये हो गया। इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास। आपने देखा होगा साधु संत ना एक योग दंड रखते हैं, एक लकड़ी का एक स्टिक होती है, उसमें ऊपर ऐसे यू शेप में वो लकड़ी बनी होती है। पुराने ऋषि महर्षि रखते थे, अभी भी बहुत सारे साधु संत रखते हैं। तो वो उसको क्या करते हैं, अपनी आर्म पिट में दबा लेते हैं। जब उन्हें जो स्वर चलाना होता है उसी स्वर के हिसाब से उसको चेंज करते रहते हैं। और जब कुछ नहीं चलाना है, उन्हें ध्यान करना है, तो उन्होंने अपने दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिवेट करके उस पर माला वाला जपते रहते हैं हाथ रख के। तो इस तरीके से वो योग दंड का यूज करते हैं। तो आप उससे भी चेंज कर सकते हैं। एक और तरीका है, तरीके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक और तरीका क्या है, जो रुई होती है ना कॉटन, उसका थोड़ा सा गोल गोल एक गोली सी बना लेते हैं और जिसे बंद करना हो उस नॉस्ट्रिल में अंदर फंसा लेते हैं, तो दूसरी नॉस्ट्रिल चलती जाती है। इधर चलाना हो तो इधर फंसा लिया, इधर इधर चलाना हो तो इधर फंसा लिया। बट उससे उलझन थोड़ी सी लगती है, इसलिए यूज नहीं होता, लेकिन बहुत सारे साधु संत ऐसा करते हैं। वो तो साधु संतों को पूरी रात सूर्य नाड़ी चलती है और पूरे दिन उनकी चंद्र नाड़ी चलती है, लेकिन उनका खाना पीना और दैनिक दिनचर्या भी फिर उसी हिसाब से होती है। तो उनकी तो अभी हम बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम अपने काम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक कुछ काम है जिनको हम नेचुरल जो हमारी श्वास चलती है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ काम हम उसको अपने स्वर को बदल के एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम कर सकते हैं। तो ये आज के इसमें हमने बात की कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हम थोड़ा परसेंटेज अपने जीवन में यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा समझ के और उसको फॉलो करके। तो इस तरीके के ये थोड़ी सी बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं। अगर इन बेसिक चीजों को भी आप फॉलो करेंगे तो 30-35% रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसको थोड़े अच्छे से समझ के आप करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे थोड़े से हाई लेवल की, जिसमें आएगा कि जो हमारा साल होता है उसको 6-6 महीने में डिवाइड करते हैं, जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन। फिर उसके बाद 6 महीने में भी 1 महीने पे बात करेंगे तो 15-15 दिन में डिवाइड होता है, अमावस्या और पूर्णमासी के बीच के 15 दिन। फिर उन 15 दिन में भी 3-3 दिन का डिवीजन होता है। उन 3 दिन के डिवीजन में भी कुछ कुछ टाइमिंग के हिसाब से होता है। तो थोड़ा सा बहुत सारा डिटेल इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल उसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो वो हम इस नेक्स्ट लेवल की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो हो गया उनके लिए जो बस थोड़ा सा बेसिक इसका समझ लिया कि ये क्या होता है, इसको पहचाने कैसे, इसको बदले कैसे, किस स्वर में क्या काम होता है। और हम अपनी दैनिक दिनचर्या में बहुत कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट खाते समय, नहाते समय, एक्सरसाइज करते समय, घर से निकलते समय, घर में आते समय, ऑफिस में पहुंचते समय, काम करते समय
कि हम क्या क्या जो है वो डेली रूटीन में हम कर सकते हैं। बाकी एक अलग सा एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें वो सारी चीजें लिखूंगी कि अगर आपको अपने बॉस से अपनी बात मनवानी हो तो कैसे स्वर में, किस तरीके से हो, किस साइड में खड़े हो, किस दिशा में खड़े हो, किस स्वर में चल रहा हो स्वर, तो आप उससे बात करें। किसी के क्वेश्चन का आपको जवाब देना हो या आपको किसी से पूछना हो तो जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपका कौन सा स्वर चल रहा है उससे आप पहचान लेंगे कि ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, तो वो हम फिर किसी दिन, फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी ये मैंने बस एक बेसिक बनाया छोटा सा, ताकि आप डेली रूटीन में इनको समझ पाए और उसको उपयोग में ला पाए। तो फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में इसकी थोड़े से हाई लेवल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। हरिओम डिवाइन मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो मित्रों, पिछले 2 वीडियो में हम स्वर योग से संबंधित चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि स्वर योग जो है वो है क्या, इसके बारे में पूरा हमने इसकी हिस्ट्री जो थी वो सारी डिस्कस की थी आपके साथ। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो नाड़ियां हैं, मतलब इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी है, तो कौन सी चल रही है, अर्थात कौन सा स्वर चल रहा है, उसको हमें पहचानना कैसे है। तो हमने बहुत सारी विधियां जानी थी कि कैसे पहचानना है। साथ में हमने जाना था कि किस स्वर में हमें कौन सा कार्य करना है, वो भी सारी बात हो गई थी। फिर हमने जाना था कि अगर हमें स्वर को बदलने की जरूरत पड़े तो हम कैसे बदल सकते हैं। ये सारी कुछ बात हम कर चुके थे। और हमने आपको एक बेसिक दिनचर्या बताई थी कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन जो बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर सकता, स्वर योग की चीजों को ज्यादा टाइम नहीं है समझने का, या उसमें इतना समय नहीं लगा सकता, तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें जिसको वो अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस बेसिक से थोड़ा सा ऊपर की, जो इसको गहराई से समझना चाहते हैं, गहराई से फॉलो करना चाहते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो आप समझ लेंगे और उसके बाद करेंगे तो 100% आपको बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा पूरा साल है उसके जो हम 6-6 महीने में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम 6 महीने को कहते हैं उत्तरायण और बाकी के 6 महीनों को कहते हैं दक्षिणायन। तो ये 6-6 महीनों में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो जो 21 जून से लेकर 22 दिसंबर तक ये पूरा दक्षिणायन का महीना होता है, और 22 दिसंबर के बाद से उत्तरायण शुरू होता है। लेकिन 22 दिसंबर से 14 जनवरी जो मकर संक्रांति होती है, तो कायदे से वैसे तो 22 दिसंबर तक ही माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति को ही जो सूर्य है वो आगे की दिशा में यानी धनु से मकर राशि में प्रवेश करता है, तो उत्तरायण वहां से शुरू होता है। तो पहले हम जाने ये इसका उत्तरायण और दक्षिणायन का मतलब क्या होता है। आयन का मतलब है सूर्य की जो गति है उसे आयन कहते हैं। तो जब सूर्य दक्षिण की तरफ जाता है यानी कि उसकी जो गति है वो दक्षिण दिशा की तरफ होती है, तब उसे कहते हैं दक्षिणायन। और जब सूर्य की गति उत्तर दिशा की तरफ होने लगती है तो उसे कहते हैं उत्तरायण। तो जो 6 महीने दक्षिणायन के हैं वो 21 जून से 22 दिसंबर माने गए हैं, और बाकी के जो महीने यानी कि 22 दिसंबर से लेकर 21 जून तक का वो सारा हमारा उत्तरायण में आता है। लेकिन 22 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच का जो टाइम है उस समय सूर्य जो है वो धनु से बाहर नहीं निकलता, यानी कि मकर राशि की तरफ प्रवेश नहीं करता। तो जो उत्तरायण है वो मकर राशि में प्रवेश करने के बाद माना जाता है। तो सही मायने में देखा जाए तो 22 दिसंबर की जगह 14 जनवरी या 15 जनवरी से उत्तरायण माना जाता है। तो ये सारा कुछ वो आप पंचांग वगैरह देख के समझ सकते हैं। तो बेसिकली बात यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से 6 महीने दक्षिणायन के और कौन से 6 महीने उत्तरायण के हैं। अब आगे की बात करते हैं, ये तो साल की बात हो गई। अब आते हैं महीना पे। जो जितने भी महीने हैं वो हर महीने में पूर्णमासी और अमावस आती हैं। जैसे कि आपको पता होगा 15 दिन पूर्णिमा से अगर हम शुरू करें मान लीजिए, तो पूर्णिमा से अमावस तक के 15 दिन होते हैं, फिर अमावस से फिर पूर्णिमा आती है उसके 15 दिन होते हैं। तो ये जो 15-15 दिन का गैप है इसके 3-3 दिन, जैसे मान लीजिए पहली तारीख को, किसी भी मंथ की पहली तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, किसी भी तारीख को, मान लीजिए 5 तारीख को पूर्णिमा पड़ती है। तो अब आप समझ लीजिए जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन, और उसके बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन, यानी कि 3 दिन हो गए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 दिन जो हैं, अगर हम कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं, अभी 15 दिन जो अगर पूर्णिमा से अमावस जो होती है वो कृष्ण पक्ष माना जाता है, और जब अमावस से फिर पूर्णिमा होती है उसे शुक्ल पक्ष माना जाता है। यानी कि जब चंद्रमा जो होता है वो नीचे की तरफ आने लगता है, यानी कि उसकी जो आकार होता है वो कम होता जाता है, घटता जाता है, तो वो अमावस तक पहुंचता है। फिर अमावस के बाद फिर वो चंद्रमा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो जो होता है शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये 2 पार्ट होगा। तो जब मान लीजिए अभी हम बात कर रहे हैं कृष्ण पक्ष की, तो कृष्ण पक्ष हमारा कब शुरू होगा? पूर्णिमा के बाद से। तो पूर्णिमा के बाद से चंद्रमा जो है वो घटने लगेगा। तो मान लीजिए कि 4 तारीख को पूर्णिमा पड़ती है, तो 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, यानी कि जो 3 दिन है ये 3 दिन का एक ग्रुप रहेगा। उसके अगले दिन
4 5 6 हो गया, अब 7 8 9 ये 3 दिन का अलग ग्रुप रहेगा। फिर 10 11 12 ये अलग ग्रुप हो जाएगा, 12 के बाद 13 14 15 ये अलग ग्रुप हो जाएगा। इस तरीके से 15 दिन तक आप देखेंगे कि 3-3 दिन में ये 15 दिन डिवाइड हो जाएंगे। जो शुरू के 3 दिन, अगर आप कृष्ण पक्ष की हम बात कर रहे हैं अभी, तो जो पूर्णिमा से शुरू होता है, तो शुरू के जो 3 दिन है, जब भी कृष्ण पक्ष का शुरू के 3 दिन होंगे उसमें हमारी पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए। और आप देखेंगे जब ये 3-3 दिन के ग्रुप 15वें दिन खत्म होंगे तो वो पिंगला पे ही खत्म होंगे। मतलब शुरू के 3 दिन पिंगला, फिर नेक्स्ट 3 दिन एड़ा, फिर नेक्स्ट 3 दिन पिंगला, फिर नेक्स्ट 3 दिन एड़ा, फिर नेक्स्ट 3 दिन पिंगला। तो यानी कि जो 3 दिन का ग्रुप शुरू हुआ था पिंगला से, वो लास्ट के 15वें दिन पिंगला पर ही खत्म होगा। तो ये हो गया पूर्णिमा से अमावस तक की ये पूरी बात हो गई। अब हम अमावस से शुरू करें तो अमावस के आगे के जो 15 दिन होंगे वो शुरू होंगे इड़ा से। जैसे हमारा जो कृष्ण पक्ष था वो पिंगला से शुरू हुआ, तो जो हमारा शुक्ल पक्ष है वो इड़ा से शुरू होगा। अब इसके भी आप 3-3 दिन का ग्रुप बनाएंगे तो आप देखेंगे शुरू के 3 दिन इड़ा से शुरू किया, फिर 3 दिन पिंगला, फिर 3 दिन इड़ा, फिर 3 दिन पिंगला, फिर 3 दिन इड़ा। तो इस तरीके से इड़ा नाड़ी से यानी कि चंद्र स्वर से शुरू होगा आपका वो जो दिन है और चंद्र स्वर पे ही खत्म होगा। तो फाइनली क्या है कि जो वो पूरा महीना है 15-15 दिन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं। जो कृष्ण पक्ष है वो पूर्णिमा से शुरू होता है, अमावस पे खत्म होता है। शुक्ल पक्ष अमावस के बाद से शुरू होता है और पूर्णिमा पे फिर खत्म होता है। इनमें 3-3 दिन का आपको सारे ग्रुप बनाने हैं। इसमें डेट से लेना देना नहीं होता, दिन से होता है कि अगर आज पूर्णिमा है तो हमने आज से काउंटिंग शुरू की, आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन, ये 3 दिन का ग्रुप हो गया। फिर उसके आगे के 3 दिन का ग्रुप हो गया, फिर उसके आगे के 3 दिन का ग्रुप हो गया। इस तरीके से इनके ग्रुप बन जाते हैं। 2 चीजें ये हो गई, एक हमने साल की बात की, एक हमने महीने की बात की, महीने में 15-15 दिन की। अब तीसरी बात आती है दिन की। अब मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी कि कैसे ये कंबाइंड कैसे काम करते हैं। लास्ट में आती है तीसरी बात कि कौन कौन से दिन किस किस नाड़ी के लिए। हमने पिछले वीडियो में जैसे बताया था आपको कि पिंगला नाड़ी के लिए आपका ट्यूसडे, सैटरडे और संडे ये बेस्ट है, और बाकी के सारे दिन जो है वो इड़ा नाड़ी के लिए बेस्ट है। अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब ये समझिए आप। अगर हमें कोई काम, ऐसा काम जो हमें इड़ा नाड़ी में करना सबसे बेस्ट है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताई थी, पूरी लिस्ट बताई थी कि इड़ा नाड़ी में आप क्या क्या काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें किसी जॉब के लिए जाना है या हमें मकान खरीदना है, वो हमें इड़ा नाड़ी में करना है। तो अगर इड़ा नाड़ी में आपको वो काम करना है उस समय आपको स्वर तो इड़ा चलाना ही है। साथ में अगर वो दिन मंगलवार, शनिवार और इतवार के अलावा बाकी के दिन है, बेस्ट है। तो ये हो गया स्वर के बाद आते हैं दिन, फिर दिन के बाद आता महीना। अगर वो इड़ा नाड़ी में महीना भी आपका चल रहा है शुक्ल पक्ष का या इसका भी है, कृष्ण पक्ष का भी है, लेकिन वो 3 दिन का ग्रुप है जिसमें आपको इड़ा नाड़ी चलनी चाहिए, वो 3 दिन है आपके, तो वो बेस्ट है। इसमें भी है अगर आप उत्तरायण के हैं या दक्षिणायन में हैं, उसमें कौन सी नाड़ी काम कर रही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे पूरा ग्रुप बन जाता है। तो आप उत्तरायण या दक्षिणायन में पहले दिन जो भी नाड़ी चलाएंगे आपके 6 महीने अच्छे जाएंगे। तो अगर जिस समय से आपका दक्षिणायन शुरू हो रहा है और आपकी पिंगला नाड़ी चले तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसी तरीके से अगर आप उत्तरायण में और आपकी इड़ा नाड़ी चले तो बहुत शुभ माना जाता है, तो पूरे 6 महीने आपके अच्छे जाते हैं। तो आप देखेंगे पूरा ग्रुप बनता है। किसी भी एक काम के लिए आपकी नाड़ी कौन सी चल रही है वो तो मैटर करता ही है, साथ में दिन कौन सा है वो भी मैटर करता है, साथ में महीना कौन सा है वो भी मैटर करता है, साथ में साल कौन सा है वो भी मैटर करता है। और अगर ये चारों चीजें आपको मिल जाती हैं तो आपका काम 100% होगा ही होगा, क्योंकि हर चीज आपको ऐड हो रही है इसमें। सारे प्रभाव जो होते हैं वो सब कुछ ऐड हो रहे हैं, साल का भी, महीने का भी, दिन का भी और टाइम का भी, हर चीज का। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी। ये पूरा मैं चार्ट आपको दिखा रही हूँ, इस सारे चार्ट में आप समझ पाएंगे कि किस किस तरीके से क्या करना है। ये हो गई बात महीने, दिन और इन सब की। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम अपने डेली रूटीन में क्या ऐसा चेंज करें जो नॉर्मल लोगों से, जो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उससे थोड़ा सा और बेटर हो और रिजल्ट मिले मतलब आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए रात को कि कल कौन सी डेट है और सुबह मेरी नाड़ी कौन सी होनी चाहिए, कौन सा साल चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा डे है, उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपकी नाड़ी कौन सी चलनी चाहिए सुबह। आप सुबह मान लीजिए अगर आपकी नाड़ी चल रही है चंद्र, आपको पता है कि सुबह मेरे को चंद्र नाड़ी ही चलानी है।
अब आप सो के उठते हैं और आपने चेक किया, मान लीजिए आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, तो आप करवट बदल के लेट जाइए, आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होने दीजिए। जब चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाए तो उसी चंद्र नाड़ी की यानी कि लेफ्ट दिशा में ही करवट लेके फिर उठ के बैठिए बिस्तर पे। यूं पहले तो ये था कि किसी भी दिशा में बैठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस हमने आपको ये बताया था कि आपको पैर कौन सा पर नीचे रखना है। लेकिन अभी आपकी प्रोसेस बिस्तर से ही शुरू हो जाती है। जैसे आपकी आंख खुले आप चेक कीजिए, आपको जो स्वर चाहिए पहले वो स्वर चेंज कर लीजिए लेटे लेटे ही बिस्तर पे ही। फिर जब आपका स्वर चेंज हो जाए उसी दिशा में करवट लीजिए और बिस्तर पर उठ के बैठ जाइए। ये हो गया। और सांस लेते हुए आपको उठना है, सांस छोड़ते हुए नहीं बैठना बिस्तर पे, सांस लेते हुए आप बैठ जाइए। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को आगे कीजिए। दोनों हाथों को आगे करके आपको एक मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र बोलना है? कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभात कर दर्शनम। कराग्रे मतलब कर का मतलब होता है हाथ। हाथ के अग्रभाग में किसका वास है? लक्ष्मी जी का वास है। कर के मध्य में सरस्वती जी का वास है और कर के निचले मूल में मतलब जड़ में यहाँ पर गोविंद जी, गोविंदम जी हमारे। तो इन तीनों को आप मन में ध्यान करके और इस मंत्र को बोलेंगे और उनको प्रणाम करेंगे। सबसे पहला काम तो आप अपने हाथों को आगे रख के और आंखों को बंद करके उनके दर्शन कीजिए कि और कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभात कर दर्शनम। ये मंत्र बोलने के बाद हाथों को रब करेंगे। अब जैसे मान लीजिए अभी हम आज सुबह मेरी लेफ्ट नाड़ी चलनी चाहिए और मैं लेफ्ट नाड़ी में ही उठ के बैठी हूँ, तो अब इसको रब करने के बाद आप लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट साइड में पूरे में टच करेंगे। मतलब पूरा ऐसे फेस पे, पूरा ऐसे, पूरा लेफ्ट साइड, पूरा लेफ्ट लेग, लेफ्ट साइड में पूरे में आपको टच करना है। राइट में नहीं करना कुछ भी, राइट हाथ से और राइट साइड में कुछ भी नहीं करना। लेफ्ट हैंड से आपको पूरा लेफ्ट का पूरा साइड, पूरा ऊपर से लेके टो तक आपको बैठे बैठे ही पूरा उसको पूरा ऐसे 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 करके पूरे पे लेके जाना है। ठीक है। मंत्र बोलने के बाद हाथों को रब करने के बाद फिर पूरा माथे पे, फेस पे, गर्दन पे, आधा आधा, आधे आधे हिस्से में जहां जहां तक भी आपका हाथ हो सकता है लेफ्ट साइड में पूरे पे टच करेंगे। इसके बाद अब आप पैर जमीन पलंग से नीचे लटका के बैठ जाइए। अभी जमीन में नहीं रखना है, पलंग से नीचे लटका के बैठ जाइए। उसके बाद आपको एक और मंत्र बोलना है, जिस मंत्र में आप माता पृथ्वी को नमस्ते कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और उनसे क्षमा मांग रहे हैं कि हमें आपके ऊपर अपने पैर रख के उठ रहा हूं, मैं आपके ऊपर चल रहा हूं, आपको इतनी सारे लोगों की तकलीफ जो सहन करनी पड़ रही है उस सब के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो इस तरीके से पृथ्वी को प्रणाम करके और उनसे क्षमा मांगना है। उसका मंत्र आपको कौन सा बोलना है? उसका मंत्र है समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में। तो इस तरीके का मंत्र बोल के आपको सांस खींच के वही वाला पैर पहले नीचे रखना है जो कि आपकी सांस चल रही है, यानी कि लेफ्ट साइड वाला रखेंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर रखेंगे। फिर सांस लेते हुए सेम पैर आगे रखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर आगे रखेंगे। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो सांस लेते हुए पैर रखेंगे वो थोड़ा सा आगे रहेगा और जो सांस छोड़ते हुए पैर रखना वो आगे वाले से थोड़ा सा पीछे, मतलब बराबर में नहीं रखना, आगे नहीं रखना। सांस छोड़ते हुए आप थोड़ा सा पीछे रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सांस लेते हुए आप अपनी विश, जैसे मैंने पहले बताया था, आप अपनी विश सोच सकते हैं। फिर दूसरी बार फिर पैर रखेंगे, फिर आप विश सोच सकते हैं। और अगर आपको राइट साइड पहले रखना है तो आपको 3 स्टेप यही काम करना होगा। ये भी पहले, वो सब कुछ वही रहेगा, बस आपको बिस्तर पे उठना कैसे है, उसी साइड करवट लेके फिर बैठना है। बैठने के बाद आपको क्या करना है, आपको हाथ को लेके मंत्र बोलना है। मंत्र के बाद हाथों को रब करके जिस साइड की भी स्वर आपका चल रहा हो उस हाफ बॉडी को पूरे को टच करना है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, वो आप देख लेना जो भी आपका हो। उसके बाद आप पैरों को नीचे लटका के बैठ जाएंगे, जमीन में पैर नहीं रखेंगे। मंत्र बोलना है। मंत्र बोलने के बाद सांस लेते हुए उस पैर को रखना है, जो भी आपकी विश हो वो सोचते हुए। उसके बाद दूसरा पैर रखना है, फिर आगे वही पैर आगे बढ़ाना है, फिर दूसरा पैर सांस छोड़ते हुए रखना है, फिर आगे बढ़ाना है, फिर सांस छोड़ते हुए रखना है। अगर सूर्य नाड़ी है तो, और चंद्र नाड़ी चल रही है तो 2 बार रखना है। ये तो वैसे ही जैसे हमने पहले किया था वैसे ही सेम है। ये तो हो गया कि आपको उठते समय क्या करना है। बाकी की सारी दिनचर्या वैसी ही है। आपको घर से निकलते समय कैसे निकलना है, आते समय कैसे निकलना है, ऑफिस में पहुंचते समय क्या करना है, बिल्डिंग में जाते समय, रूम में जाते समय, चेयर पे बैठते समय, खाना खाते समय और सोते समय, ये सारी चीजें हम जैसे बता चुके हैं सेम वही आपको फॉलो करनी है। इसमें कुछ और ऐड नहीं करना है। लास्ट में हम बात करते हैं कि अगर आपकी कोई भी नाड़ी ज्यादा चलती रहे, मतलब 3 दिन से ज्यादा आप देख रहे हैं कि सुबह जब भी आप उठ रहे हैं तो
लेफ्ट चल रही, आप बदलने की भी कोशिश कर रहे हो तो इजीली नहीं बदल पा रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ आपको बीमारी हो सकती है, या बीमारी है या होने वाली है। अगर आपकी इड़ा नाड़ी बहुत ज्यादा चलती है तो इसका मतलब समझिए कि आपको सर्दी जुकाम खांसी बहुत ज्यादा होता रहता होगा, जो भी श्वास से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो आपको रहेंगी। कॉन्स्टिपेशन आपको रहेगा ज्यादा, क्योंकि इड़ा नाड़ी ज्यादा चलेगी तो खाने का पाचन ठीक से नहीं हो पाता है, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन की बीमारी बन जाती है। अगर सूर्य नाड़ी ज्यादा चल रही है और उसमें इड़ा नाड़ी ज्यादा चलने पे मोटापा भी बहुत आता है, और अगर सूर्य नाड़ी ज्यादा चल रही है तो क्या होगा, दुबलापन रहेगा, हाई बीपी रहेगा, इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम होती है, हाई बीपी रहना, ज्यादा दुबला हो जाना और ज्यादा गुस्सा आना, ये सब कुछ जब आपका ये होता है पिंगला नाड़ी ज्यादा चलती है तो होता है। साथ में फीवर भी रहेगा, छाले हो जाएंगे, तो इस तरीके की बीमारियां जो होती है वो पिंगला नाड़ी के ज्यादा एक्टिवेशन से होती हैं। तो इस तरीके का सब कुछ रहता है। अब आप ये एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार शॉर्ट में दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ सारी चीजें। हमारा जो साल है उसको हमने 2 महीने में डिवाइड किया, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन में हमारी जो पहला दिन है उसमें हमें उठना होता है पिंगला नाड़ी के साथ, और जो उत्तरायण है उसमें हमें उठना होता है इड़ा नाड़ी के साथ। यानी कि दक्षिणायन में पिंगला जो है वो ज्यादा काम का रहता है, मतलब स्वर हमारा, और उत्तरायण में इड़ा जो है वो ज्यादा काम का रहता है, और दक्षिणायन में पिंगला ज्यादा काम का रहता है। तो ये तो हो गया ईयर के हिसाब से। अब मंथ की बात करें तो मंथ में 15 दिन होते हैं कृष्ण पक्ष के और 15 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष के। कृष्ण पक्ष में जो हमारी नाड़ी है वो पिंगला मेन होती है, और शुक्ल पक्ष में इड़ा मेन होती है। जब पूर्णिमा से शुरू होते हैं 15वां दिन, अमावस पे खत्म होते हैं, फिर बाकी के 15 दिन अमावस पे शुरू होते हैं, पूर्णिमा पे खत्म होते हैं। तो जब यहाँ से शुरू हो रहा, हमारा पूर्णिमा से शुरू कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो कृष्ण पक्ष है, तो कृष्ण पक्ष में क्या होगा, आपके शुरू के 3 दिन जो है वो पिंगला से शुरू होंगे और लास्ट के 3 दिन पिंगला पर ही खत्म होंगे। 3-3 दिनों का पूरा जोड़ा बन जाता है। इधर आएंगे शुक्ल पक्ष की तरफ आएंगे तो शुक्ल पक्ष में क्या होगा, 3 दिन आपकी इड़ा से शुरू होंगे और लास्ट में 3 दिन इड़ा पर ही खत्म होंगे। तो इस तरीके से बीच में पिंगला इड़ा 3-3 दिन का वो चलता रहेगा। ये हो गया। इसके बाद डेज की अगर हम बात करें तो डेज आपको जो पिंगला नाड़ी है उसमें ट्यूसडे और सैटरडे संडे, बाकी के सारे दिन इड़ा के लिए होते हैं। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं और अगर आप मान लीजिए दक्षिणायन में काम कर रहे हैं, तो दक्षिणायन में आपको पता है कि पिंगला नाड़ी का ज्यादा रोल होता है। तो दक्षिणायन है आपके, वो 6 महीने दक्षिणायन वाले चल रहे हैं, साथ में आपकी पिंगला नाड़ी भी चल रही है, साथ में आपका ट्यूसडे सैटरडे संडे भी है, साथ में आपने पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट कर लिया, और साथ में आपको काम वो करना है जो पिंगला नाड़ी में होना चाहिए, तो वो 100% होगा। वैसे ही सेम अगर आपको इड़ा नाड़ी वाला कोई काम करना, मान लीजिए आपको घर खरीदना है, तो वो तो एक डिसाइडेड काम है कि भाई हमें खरीदना है, तो हम उसको उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि कौन से महीने, कौन से साल, कौन से 6 महीने मतलब है उनमें लेना है। उन 6 महीने में कौन से महीने में, मतलब जब शुक्ल पक्ष हो कि जब कृष्ण पक्ष हो तब लेना है, उसमें कौन से दिन लेना है, और जब लेने जा रहे हो तब आपकी श्वास चल रही हो कौन सी वाली तब लेना है। तो ये आप देखेंगे 4 चीजों का पूरा जोड़ा बन जाता है। जब ये चारों चीजें एक सी आपको मिल जाती है ना, तो आपका काम 100% सही हो जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नाड़ी से तो हमने काम कर लिया लेकिन वो नाड़ी के हिसाब से दिन नहीं है, महीना नहीं है, साल नहीं है, तो वो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, थोड़ा बहुत ठीक भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत बेकार भी हो जाएगा। लेकिन अगर ये चारों चीजें आपके फेवर में है तो काम आपका 100% होगा ही होगा, आप ऐसे मान के चलिए। अब बात करते हैं सूर्योदय से सूर्यास्त तक। अगर आप सूर्योदय में सपोज इड़ा नाड़ी में उठते हैं तो आपका मध्याह्न में भी आपकी नाड़ी जो है वो इड़ा होनी चाहिए, और सूर्यास्त में इसकी अपोजिट होनी चाहिए। तो यानी कि 3 पहर माने जाते हैं, सूर्योदय, मध्य जो होता है पूरे दिन का जो मध्य पार्ट होता है वो, और लास्ट में आता है सूर्यास्त। तो अगर मान लीजिए आप लेफ्ट स्वर में उठे हैं तो आपका मध्याह्न में भी लेफ्ट स्वर होना चाहिए, और जब सूर्यास्त होगा तब आपका राइट स्वर होना चाहिए। अगर आप राइट स्वर में उठे हैं तो मध्याह्न में भी राइट होना चाहिए, और लेकिन सूर्यास्त में आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो जो भी है, जिस स्वर में भी आप उठे हैं तो वो स्वर मॉर्निंग में, और जो उसका मध्य पार्ट होगा दिन का उसमें वो सेम रहेगा, और शाम में अपोजिट हो जाएगा। सूर्य में उठे हैं तो मध्याह्न में भी सूर्य रहेगा, शाम में चंद्र हो जाएगा। चंद्र में उठे हैं तो मध्याह्न में भी चंद्र रहेगा, शाम को सूर्य हो जाएगा। अब ये मध्याह्न कैसे पहचानेंगे आप, मध्य पार्ट जो होता है वो कैसे पहचानेंगे? उसके लिए जैसे मान लीजिए सूर्योदय आपका होता है सुबह 6 बजे, मान लीजिए 5 बजे भी हो सकता है, 5:30 पे हो सकता है, 6 बजे हो सकता है, मैं अभी मान लेती हूँ कि 6 बजे होता है, और जो सूर्यास्त का टाइम है वो शाम का 6 बजे का है। तो सुबह 6 से लेके शाम के 6 बजे तक मिडिल पार्ट कहाँ पे आ रहा है? मिडिल पार्ट आपका आएगा 12 बजे।
तो 12 बजे का 1 घंटा, मतलब 12 बजे से आधा घंटा इधर और 12 बजे से आधा घंटा इधर, यानी कि 11:30 से लेके 12:30 तक का जो टाइम है वो 1 घंटा कहलाएगा मध्य। तो अगर आप सुबह उठे हैं और आप लेफ्ट नाड़ी में उठे हैं तो आपका 11:30 से 12:30 लेफ्ट ही होना चाहिए, फिर शाम को सूर्यास्त के समय राइट होना चाहिए। तो ये चीज का भी ध्यान रखेंगे तो आपके बाकी के जो 6 घंटे हैं वो बहुत अच्छे जाएंगे। मतलब अगर आप लेफ्ट नाड़ी में उठे हैं और आपने मध्य में भी लेफ्ट कर ली और सूर्यास्त के समय आपने राइट कर ली, और ये 3 भी आपने ध्यान रखी चीजें, तो उसके बाद के जो 5-6 घंटे का टाइम होता है वो आपका अच्छा जाएगा नाड़ी के हिसाब से, ऐसा कहा जाता है। तो ये सब हमने बात कर ली एक मीडियम लेवल की, स्वर योग के हिसाब से इसको मीडियम लेवल का ही कहेंगे। हाई लेवल का कब आता है? जब हम जो श्वास ले रहे हैं, ये चारों चीजें तो हैं जो आज हमने डिस्कस की, साल, महीना, दिन, और इसके हिसाब से तो सब ये है। इसके अलावा भी इसमें कुछ ऐड होता है कि जो हम श्वास ले रहे हैं, जो हमारी नाड़ी चल रही है, तो जब सांस जो अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, इसमें जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व हमारी श्वास में भी हैं। तो कौन से तत्व में कौन सा काम करना, मतलब ये 4 चीजें तो थी अभी तक। अब इन 4 चीजों में अगर तत्व भी वही हो जो उस काम के लिए बना है, तो वो काम तो मतलब कहते हैं अचूक है, उसे कोई तोड़ ही काट ही नहीं सकता। तो जैसे हमने सबसे पहले वीडियो में बात की थी, सिर्फ हमने श्वास की बात की थी, नाड़ी की बात की थी कि ये काम करें इस नाड़ी में, ये काम करें इस नाड़ी में, लेकिन वो सिर्फ नाड़ी के हिसाब से था। तो वो करेंगे तो आप काफी कुछ हद तक ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत श्योरिटी नहीं कि ठीक होगा ही होगा। लेकिन उस नाड़ी के साथ आप अगर दिन, महीना और साल भी इंक्लूड कर लेते हैं तो मतलब आप समझिए 99% हो ही जाएगा। और अगर उसमें आप श्वास में तत्व कौन सा चल रहा है वो भी ऐड कर देते हैं, फिर तो 100% हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे श्वास के साथ तत्वों को कैसे पहचानें, किस तत्व के साथ कौन सा काम करें, और इन चारों चीजों के साथ उनका कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। ये सारा कुछ हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। हरिओम डिवाइन मित्रों, कैसे हैं आप लोग? तो मित्रों, आज का हमारा विषय है कि जो स्वर हमारे श्वास में चल रहा है, चाहे चंद्र स्वर हो चाहे सूर्य स्वर हो, तो उनमें जो तत्व चल रहे हैं, तो उन तत्व को हम कैसे पहचानें और किस तत्व में कौन सा कार्य करें। तो पिछले वीडियो में हम 3 वीडियो स्वर योग से रिलेटेड 3 वीडियो बना चुके हैं, आपने देखे ही होंगे। तो सबसे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि स्वर योग क्या है, या स्वर क्या है, या स्वर विज्ञान क्या है। दूसरे वीडियो में हमने बात की थी कि स्वर को पहचानने की विधियां कौन कौन सी, बहुत सारी विधियां हमने डिस्कस की थी, साथ में किस स्वर में कौन सा कार्य करना है, और अगर हमें स्वर को बदलने की जरूरत पड़े तो हम उसे बदलें कैसे, वो सारी विधियां हमने बात की थी। तीसरे वीडियो में हमने उसे थोड़ा सा उच्च स्तर का, यानी कि थोड़ा सा हाई लेवल की बात की थी कि कैसे उत्तरायण या दक्षिणायन में, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में, किस तरीके से 3-3 दिनों में सारी चीजें डिवाइड है, और कौन कौन से दिनों में हमें क्या क्या कार्य करने हैं, किस स्वर में करना, वो सब कुछ हम पिछले 3 वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा श्वास है, जो हमारी श्वास में जो 5 तत्व हैं, उनको हमें पहचानना कैसे है और उसके अकॉर्डिंग हमें काम कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम जब इसकी पहचान क्या, मतलब हम पहले ये समझते हैं। तो जब हम सांस को छोड़ेंगे, यानी कि जब हमारी सांस बाहर निकलेगी तो कितनी दूरी तक जाती है, उससे हम ये पहचान कर पाएंगे कि हमारे श्वास में कौन सा तत्व चल रहा है। जैसे आपको पता है कि पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, और जो श्वास है वो भी 5 तत्वों से बनी है। तो जैसे मान लीजिए हम अंगुल के हिसाब से, यहां से अगर हम काउंट करते हैं, अंगुल का मतलब होता है उंगली का, तो ये हो गया 4 अंगुल, ये हो गया 8 अंगुल, ये हो गया 12 अंगुल, और ये हो गया 16 अंगुल। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले श्वास को 16 अंगुल पे महसूस करेंगे, मतलब यहाँ पर 16 अंगुल होता है, तो यहाँ पर हाथ रख लेंगे और हम अपनी सांस को छोड़ेंगे। तो जब हम सांस को छोड़ेंगे तो हमें 16 अंगुल पर अगर हमारी सांस हमें महसूस होगी तो वो हो गया हमारा जल तत्व। इसमें से 4 अंगुल हटा दीजिए, यानी कि बचा हमारा 12 अंगुल। अगर 12 अंगुल पे आपको सांस, आपकी जो सांस है वो 12 अंगुल तक जाती है, तो आपका हो जाता पृथ्वी तत्व। 4 अंगुल और हटा दीजिए, अब आपका बच गया 8 अंगुल। 8 अंगुल तक अगर आपकी सांस 8 अंगुल तक पहुंचती है तो वो आपका कहलाएगा वायु तत्व। इसी तरीके से 4 अंगुल और कम कर देंगे, तो जब वो 4 अंगुल तक पहुंचेगी तो अग्नि तत्व, और 4 कम कर दीजिए, यानी कि बिल्कुल 0 कर दीजिए, यानी कि नाक के अंदर ही अंदर श्वास रहती है, तो वो कहलाता हमारा आकाश तत्व। अब बात आती है कि इसको पहचानेंगे कैसे, मतलब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा तत्व चल रहा है, और हम इसकी क्या क्या विधियां हैं इसको पहचानने की, वो बात करते हैं। तो सबसे पहली और सरल विधि कि हम हाथ से ही महसूस करेंगे, मतलब कि हम 16 अंगुल पर हाथ लेके जाएंगे और 16 अंगुल पर
पहले चेक कीजिए कि आपकी कौन सा स्वर चल रहा है। उसको चेक करने की विधियां बहुत सारी हैं, तो हम सिंपल इस विधि से चेक करते हैं। तो जैसे इस समय मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है, ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक करो कि आपकी कौन सी श्वास चल रही है, उसके बाद उसमें तत्व महसूस करेंगे। तो अगर मेरा चंद्र स्वर चल रहा है, आप चंद्र स्वर में तत्व कौन सा चल रहा है वो पहचानना है। तो हमने सबसे पहले नीचे से शुरुआत कीजिए, मतलब जल तत्व से शुरू कीजिए। तो हमने 4, 8, 12, 16 पे हाथ रखा। उसके बाद सांस गहरी भरेंगे और उसके बाद राइट को नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, क्योंकि हमारा चंद्र स्वर चल रहा है तो यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है। तो सांस लेते समय तो खुला रखिए और फिर राइट को बंद करके सांस को छोड़िए। अगर आपको अपनी हथेली पर महसूस हो रही है हवा, तो मतलब आपका जल तत्व चल रहा है। अगर नहीं महसूस हो रही, इसका मतलब इस समय जल तत्व नहीं है। तो क्या करें, तो फिर 4 अंगुल ऊपर यानी कि 12 अंगुल पर हाथ को रखिए। फिर वही सेम प्रोसेस। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे भी महसूस नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका पृथ्वी तत्व भी नहीं चल रहा। फिर 4 अंगुल कम कर लीजिए। फिर हमने 8 अंगुल पर 4 और 4, 8 यहां पर हाथ को रख लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे भी आपको नहीं महसूस हो रही, इसका मतलब आपका वायु तत्व भी नहीं चल रहा है। फिर हमने 4 अंगुल पर यानी कि यहाँ पर। अब आपको अगर यहाँ पे भी नहीं महसूस हो रही है, तो इसका मतलब आपका अग्नि तत्व भी नहीं चल रहा है। फिर बिल्कुल हटा के तो फिर बचता ही क्या लास्ट में, आकाश तत्व। तो अगर अंदर ही अंदर है तो आकाश तत्व। तो इस तरीके से आप अंगुल के हिसाब से भी महसूस कर सकते हैं। इसमें एक चीज और आपकी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, वैसे तो पता नहीं चल पाता इतना, लेकिन जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि जब 16 अंगुल यानी कि जब जल तत्व होता है, तो हमारी जो श्वास है वो नॉस्ट्रल के नीचे से, मतलब स्किन को टच करती हुई, लिप्स को टच करती हुई तब नीचे आती है, जब होता है जल तत्व। जब पृथ्वी तत्व होता है तो वो नॉस्ट्रल के बिल्कुल सेंटर में से फ्लो करती है। और जब होता है इसके बाद वायु तत्व, तो वायु तत्व स्लाइड करता है, मतलब वो सीधे ना जाके तत्व साइडों में एयर जाती है, सीधा मतलब एकदम स्ट्रेट ना जाके थोड़ा सा स्लाइड हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में 4 तक आएगा नीचे, और 4 तक नीचे आने के बाद ऊपर की तरफ हो जाएगा, मतलब ऐसे वी शेप में। जो वायु है वो पहले 4 अंगुल तक नीचे आती है और फिर वो ऊपर चली जाती है। तो ये इस तरीके से फ्लो करता है। और आकाश तत्व में तो अंदर रहता है। तो ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, वैसे इसमें इतना पता नहीं चलता, क्योंकि आप उसी जगह पे हाथ रखे, मान लीजिए आपका अग्नि तत्व चल रहा है तो 4 अंगुल पर आएगा। तो अग्नि तत्व आपका यहाँ पे 4 अंगुल पे आपको पता चल गया, तो वो ऊपर भी जा रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि स्लाइड करके आएगा तो पहले नीचे फिर वो ऊपर जाता है। तो हमें ये सिर्फ मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया, आपको महसूस तो बस उस जगह पे हाथ को रख के करना है। अब मान लीजिए आपको हाथ से पता नहीं चल पा रहा है, तो क्या किया जाए। तो आप सेम प्रोसेस, मतलब 16 अंगुल पे, चाहे 12 अंगुल पे, चाहे 8 अंगुल पे, चाहे 4 अंगुल पर हथेली को रख के कॉटन रख, छोटी थोड़ी सी कॉटन लेके हथेली पे रख लीजिए। तो पहले 16 अंगुल पे महसूस कीजिए। अगर वो कॉटन मूव नहीं होती है तो इसका मतलब जल तत्व नहीं चल रहा है। फिर आप उसको 12 अंगुल पे रखिए, तब भी मूव नहीं हो रही, तो इसका मतलब पृथ्वी तत्व भी नहीं चल रहा है। फिर उसको 8 अंगुल पर रखते हैं, तब भी मूव नहीं हो रही, तो यानी कि आपका जल तत्व भी नहीं, वो वायु तत्व भी नहीं चल रहा। फिर और ऊपर आते हैं, अगर वहां पे भी मूव नहीं हो रही, तो इसका मतलब आपका अग्नि तत्व भी नहीं चल रहा है, और इसका मतलब कि उस समय आपका आकाश तत्व है। तो इस तरीके से आप कॉटन से उसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा तत्व चल रहा है। और क्या टेक्निक हो सकती है, और टेक्निक ये हो सकती है कि आप एक मिरर लीजिए, मिरर पे पहले सांस को पूरा खींचिए, एक नॉस्ट्रल बंद कीजिए और फिर तेजी से मिरर के ऊपर सांस को छोड़िए ऐसे। तो जब मिरर पे आप सांस को छोड़ेंगे तो बहुत छोटी छोटी सी आकृतियां बन जाएंगी अलग अलग डिजाइन की। तो आप गौर से देखेंगे, अगर वो आकृति स्क्वायर शेप में है तो समझिए पृथ्वी तत्व है, अगर आकृति चंद्रमा की शेप में है, सेमी ल्यूनर है, तो समझिए जल तत्व चल रहा है। अगर वो आकृति ट्राइंगल में है तो अग्नि तत्व, अगर आकृति ओवल शेप में है तो समझिए वायु तत्व, और अगर बहुत छोटी छोटी डॉट्स बन जाती हैं तो आकाश तत्व। ऐसे भी पहचान सकते हैं। और एक टेक्निक क्या हो सकती है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको फील करके पता करना है। कैसे करेंगे, अपनी जीभ के स्वाद से। कैसे पता करते हैं इसमें, सांस को पूरा अच्छे से खींचेंगे, होल्ड करेंगे और आंखें बंद करके ना अपनी जीभ पे कंसंट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको अपनी टंग का जो पॉइंट है, बिल्कुल आगे का जो पॉइंट होता है, उस पे आप कंसंट्रेट करेंगे सांस रोक के। तो आप देखेंगे जीभ के चारों तरफ सलाइवा या लार या ऐसे पानी जैसा इकट्ठा होने लगता है, और उसका टेस्ट आप देखेंगे। अगर आपका टेस्ट कसैला आ रहा है तो समझिए जल तत्व है। फिर उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं कसैला नहीं लग रहा है, मतलब पॉइंट पे कंसंट्रेट करने से कसैला नहीं लग रहा है, फिर आप उससे थोड़ा सा पीछे बढ़िए, यानी कि जीभ के साइड्स में
बिल्कुल आगे की साइड्स में, मतलब हम पूरी जीभ को ना 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला तो पांचवा हो गया टिप। तो टिप पे हमें महसूस करना है कसेला। अगर आपको टिप पे महसूस करने के बाद कसेला टेस्ट नहीं लग रहा है तो मतलब जल तत्व नहीं चल रहा है, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, बिल्कुल जो फर्स्ट पार्ट है उसके साइड्स में, मतलब ये जो है जीभ का बिल्कुल फर्स्ट साइड, यहां पर महसूस करेंगे सारा कंसंट्रेशन करके। आंख बंद करेंगे, सांस भरेंगे, 2-3 सेकंड होल्ड करेंगे और आपका कंसंट्रेशन जीभ के साइड्स पे रहेगा, आगे की, बिल्कुल आगे की साइड्स पे। तो अगर वहां पे आपको थोड़ा मीठा सा टेस्ट लगे तो समझिए पृथ्वी तत्व चल रहा है। अगर आपको नहीं लग रहा है, फिर आप उसके सेकंड पार्ट पे पहुंचिए, मतलब साइड के थोड़ा सा और ऊपर, सेंटर से थोड़ा सा नीचे। तो वहां पर आप अगर महसूस करेंगे पूरा कंसंट्रेशन करके, और अगर वहां पर आपको थोड़ा तीखा लग रहा है तो समझिए वहां पे आपका अग्नि तत्व है। उससे थोड़ा ऊपर और जाएंगे और वहां पर आपको थोड़ा सा खट्टा महसूस हो रहा है तो समझिए वायु तत्व है। बिल्कुल एंड में जाएंगे और आपको बिल्कुल कड़वा सा टेस्ट लगेगा तो समझिए आपका आकाश तत्व है। अब बात करते हैं कि इनका सीक्वेंस क्या होता है, मतलब इन तत्वों में पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है और इनकी टाइमिंग क्या रहती है, वो बात करते हैं। तो जैसे ही एक स्वर दूसरे स्वर में बदलता है, मतलब चंद्र स्वर से सूर्य स्वर या सूर्य स्वर से चंद्र स्वर, तो जब ये स्वर बदलते हैं तो इनके जो 5 तत्व हैं वो सीक्वेंस में अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग तत्व चलता है। तो जो सबसे पहला तत्व प्रवाहित होता है वो होता है वायु तत्व, और जो वायु तत्व की टाइमिंग है वो होती है लगभग 8 मिनट तक। वायु के बाद आ जाता है अग्नि, और अग्नि की टाइमिंग होती है 12 मिनट तक। अग्नि के बाद आता है आपका पृथ्वी तत्व, और पृथ्वी तत्व रहता है लगभग 20 मिनट तक। और पृथ्वी तत्व के बाद आता है जल तत्व जो कि रहता है 16 मिनट तक, और लास्ट में आता है आकाश तत्व जो रहता है 4 मिनट तक। तो इस तरीके से ये पूरी जो एक स्वर की जो टाइमिंग है वो इस तरीके से सीक्वेंस में रहती है। सबसे पहले वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश, ये रहते हैं। इनके मिनट भी आपको बता दिए मैंने, 8, 12, फिर 20, 16 और 4। अब बात आती है कि किस तत्व में क्या काम करें और किस तरीके से करना चाहिए। तो अब देखिए, सबसे पहला, इस पूरी चीज में अगर आपको आपको अपना काम पूरा परफेक्ट तरीके से करना है तो आपके पास 5 चीजें एक एक मतलब ग्रुप में होनी चाहिए। जैसे कि कौन सा उत्तरायण चल रहा है या दक्षिणायन चल रहा है, पहले ये चेक करें। उसके बाद शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के वो जो 3 दिन का ग्रुप है वो कौन सा है, चंद्र स्वर वाला है या सूर्य स्वर वाला है। उसके बाद कौन से दिन हैं, चंद्र स्वर वाले दिन हैं या सूर्य स्वर वाले दिन हैं। दिन के बाद आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है या राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है। उसके बाद उनमें तत्व कौन सा चल रहा है। अगर ये सारी चीजें एक साथ आ गई तो जो भी काम आप करना चाहेंगे वो 100% होगा ही होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपको कुछ भी, जैसे मान लीजिए आपने कोई घर खरीदा है, ठीक है। अब उस घर की आपको वो जो रजिस्ट्री वगैरह करते हैं, लिखा पढ़ी जो भी करते हैं कोर्ट में, जो भी होता है, आपको वो करना है। और आप चाहते हो वो इतनी शुभ घड़ी में हो कि मुझे उससे रिलेटेड कोई तकलीफ परेशानियां बाद में ना उठानी पड़े। तो आप पहले देखिए कि आपका वो उत्तरायण है वो टाइमिंग या दक्षिणायन है। मान लीजिए वो उत्तरायण है, ठीक है। और जो भी हमारा ये काम होते हैं लॉन्ग टर्म, मकान खरीदना या जो भी है, वो हम चंद्र स्वर में करते हैं। तो अब उत्तरायण है, उत्तरायण के जो शुरू के 3 दिन है वो हमारे चंद्र स्वर से शुरू होते हैं। अब सबसे पहले आपने चूज किया उत्तरायण, फिर उत्तरायण के बाद आपने चूज किया जो भी शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है, उनके हिसाब से वो 3 दिन जिसमें आपको इड़ा नाड़ी में उठना है, ठीक है। वो 3 दिन आपने चूज कर लिए, मतलब कि मंगलवार, शनिवार और इतवार को छोड़ के बाकी का कोई भी दिन वो चूज कर लिया आपने। इड़ा नाड़ी, आपका जो स्वर है वो इड़ा नाड़ी रहेगा, इड़ा स्वर हो गया। ये सब तो आपने कर लिया। इसके बाद जब हम लिखने वहां पे साइन करेंगे तो उस टाइमिंग में उस तत्व में साइन हो, ये कैसे डिसाइड किया जाए। अब आपको इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। मान लीजिए आप, जैसे मैंने बताया आपको कि सबसे पहले आता वायु तत्व, वायु के बाद अग्नि तत्व। वायु रहता है 8 मिनट तक, अग्नि रहता है 12 मिनट तक, यानी कि 8 और 12, 22, लगभग 20-22 मिनट हो गए जिसमें ये दोनों तत्व चलेंगे। उसके बाद आएगा पृथ्वी और जल। तो आप कोई भी शुभ काम पृथ्वी और जल तत्व में ही करेंगे, ये दोनों तत्व बहुत शुभ हैं। तो और ये दोनों तत्व आप इड़ा नाड़ी के साथ कर रहे हैं, बाकी सब तो आपने कैलकुलेट पहले से ही कर रखा है। लेकिन जब आप कोर्ट में पहुंचते हैं जहां आपको साइन करना है, तो आप वो सारी प्रोसेस, जैसे आपको लगता है कि मुझे साइन करने में लगभग 15-20 मिनट के बाद मुझे साइन करना होगा या 1.5 घंटे के बाद साइन करना होगा, तो आप अपना थोड़ा सा मेंटली सेट कर लीजिए कि भाई मान लीजिए मुझे 3:30 बजे कोई साइन करना है, तो मैंने क्या किया कि 3 बजे मतलब 20-22 मिनट तो कोई और तत्व चलेगा ना, तो मैंने लगभग 2:15 बजे या 3:10 पे अपना स्वर चेंज कर लिया।
उसको चंद्र स्वर में कर लिया। अगर राइट साइड है तो चंद्र में कर लिया, चंद्र में है तो हमें ध्यान रखना है कि चंद्र कब शुरू हुआ था और 20 मिनट पहले कोई और तत्व चलेगा। तो हमने, इससे बेटर है कि आप उसको राइट में ही रख के अपना सारा काम करते रहिए, लेकिन जब आपको मेन काम करना उससे 20 मिनट पहले आप अपना चंद्र स्वर में चेंज कर लीजिए। चंद्र स्वर में चेंज करने के बाद 15-20 मिनट तक बाकी चीजें होती रहेंगी। उसके बाद आपके पास लगभग 35 या 40 मिनट का टाइम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जल तत्व जो है वो, पृथ्वी तत्व 20 मिनट तक चलता है और जल तत्व जो है वो लगभग 16 मिनट तक चलता है, यानी कि 20 और 16 36 मिनट है आपके पास। उस 36 मिनट में आप साइन कीजिए। तो ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन रखना पड़ेगा कि जैसे ही आपने स्वर चेंज किया, स्वर चेंज करते ही आपका पहले वायु और अग्नि चलेगा। वायु चलेगा 8 मिनट तक, अग्नि चलेगा 12 मिनट तक। तो ये दोनों के बाद आपका शुरू हो जाएगा पृथ्वी तत्व और जल तत्व। जब पृथ्वी और जल तत्व के 36 मिनट आपके पास होते हैं, उस टाइमिंग में वो काम कीजिए। तो ये थोड़ा सा आपको पूरा कैलकुलेट करके तब करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई पिंगला नाड़ी का काम करना, वैसे तो अधिकतर 99% जो काम है वो सारे शुभ कार्य वो सब इड़ा नाड़ी के होते हैं। इड़ा नाड़ी में आपको पृथ्वी और जल तत्व में करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। लेकिन बाई चांस मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो पिंगला नाड़ी में आपको करना है, तो वो आपको, बाकी का आपको सब कुछ पता ही है कि पक्ष के हिसाब से वो 3 दिन, जिन 3 दिनों में आपको सूर्योदय के समय पिंगला नाड़ी रखनी होती है वो 3 दिन होने चाहिए। साथ में आपका ट्यूसडे, सैटरडे, संडे होना चाहिए। साथ में आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट रहनी चाहिए और एंड में आपके जो तत्व है वो वायु या अग्नि होना चाहिए, तब आप उस काम को कर सकते हैं। लेकिन ये 1% है, तो आप इसको तो इग्नोर ही कीजिए। शुभ कार्य के लिए आप सिर्फ जल और पृथ्वी तत्व को ध्यान रखिए और इड़ा नाड़ी से रिलेटेड जो भी सीरीज होती है, डे की, मंथ की, ईयर की, जो भी है वो सारा कुछ उसका ध्यान रखिए। तो इस तरीके से कोई भी शुभ काम आप इन सब चीजों को ध्यान में रख के करेंगे तो निश्चय ही आपका काम पूर्ण होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ आई होंगी। फिर भी अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन है, आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और जो भी पूछना चाहें या बताना चाहें तो वो आप बता सकते हैं। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।